हो गया। बच्चों गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं। चलिए सभी बच्चे जुड़ जाइए, आज नया चैप्टर भी शुरू करेंगे, पुराना तो ख़त्म हो ही जाएगा, है ना। आज कुछ नया भी शुरू किया है, करना है अगला चैप्टर। जब चैप्टर पढ़ रहे थे ना बेटा, उससे आगे का एक चैप्टर है विजय राघव जी, आज उसे शुरू भी करना है। सबको फटाफट जुड़िए, सबको जुड़िए, फटाफट जुड़ते चलिए प्लीज़। ओ नो, जी दोस्तों, लास्ट क्लास में हम लोगों ने ऑडिट कमेटी के बारे में जानकारी लिया था। ऑडिट कमेटी में राघव जी कहाँ तक हो गया था आपका, कौन सा कंसेप्ट चल रहा था, वो मुझे बता दीजिए आप। अब उसमें विजिल मेकानिज्म की जानकारी देनी थी। विजिल मेकानिज्म क्या है ना बेटा, उसकी हमें अब जानकारी आपको देनी है। विजिल का मतलब क्या होता है? अलर्ट। और मैं देख रहा था कि उसके अगले जो सेक्शंस हैं उसमें भी आपको दो तरह की और कमेटी पढ़नी है। टोटल मैं समझ पा रहा हूँ कि आपके फाइनल लेवल पे 4 तरह की कमेटी हो गई। एक तो हमारा ऑडिट कमेटी हो गया जो आपके कोर्स में है, दूसरा विजिल मेकानिज्म है, बेसिकली वो भी कमेटी और ग्रुप ऑफ पर्सनस ही हैं, और तीसरा हमारे पास, हाँ, विजिल मेकानिज्म स्टार्ट करना है। बिल्कुल बेटा, मुझे याद है, तो आप वो बता देते ना तो अच्छा लगता। कौन सा कंसेप्ट चल रहा था आपका विजिल मेकानिज्म में, कौन सा कंसेप्ट चल रहा था? विच कंसेप्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस, ये बता दीजिए मुझे बच्चा। कंसेप्ट नंबर बता दीजिए। चलिए तब तो दूसरे भाई बहन भी हमारे आ जाएंगे। और आज बेटा नया चैप्टर भी शुरू करेंगे, अपॉइंटमेंट ऑफ, है ना, डायरेक्टर्स की बात होगी। चलिए सभी बच्चे आज लेट ही हैं क्या? चलिए, उनको अंदाज़ा नहीं होगा ना। चलिए मेरे बच्चे, है ना भाई, फटाफट बताइए। है ना, ये बेटा, ये छोटा छोटा पॉइंट्स है। सब लोग जुड़िए फटाफट, कैसे काम चलेगा।
सभी भाई बहन जुड़िए। चलिए, हाँ जी, प्रदुमन ध्यानी, वैशाली सिंह जी, सभी लोग जुड़िए, फटाफट फटाफट जुड़ते चलिए, तब शुरू किया जाए ना। आइए बेटा, अब लगता है ये इसका लिंक कैसे भेजते हैं चैनल का, ये करा सीखना चाहिए मुझे। चलिए आप लोग तब तक जुड़ते रहिए फटाफट, सभी भाई जुड़ जाइए। इसकी लिंक कैसे शेयर करें, आइए हम देखते हैं। अभी देखते हैं बेटा, ये है YouTube। चलिए, कॉन्सेप्ट नंबर कौन सा था जी, फटाफट बताओगे। टॉपर्स क्लासेस। चलिए 6 बच्चे दिख रहे हैं मुझे, अपनी आवाज में खुद ही सुन रहा हूं आज, है ना। अब यहाँ से हम इसको भेजना सीख जाएं। चलिए मैंने भेज दिया है। ओके साहब। अरे ध्यानी जी, कौन सा कंसेप्ट नंबर था? अच्छा, सब आप लोग इरेगुलर ही हैं। विजिल मैकेनिज्म शुरू करना तो है, वो हम समझ गए आपकी बात। कंसेप्ट नंबर बताइए ना बेटा। जैसे ऑडिट कमेटी का कौन सा कंसेप्ट लिख रहे थे? 19, 20, कौन सा कंसेप्ट था? 19th डन। अच्छा 19वां था वो। चलिए 19वां था तो 20वें पे आ जाते हैं। बहुत अच्छा। विजिल मैकेनिज्म, ये आपके पास है। फटाफट आ जाइए सभी बच्चे लोग हमारे साथ। ये विजिल मैकेनिज्म आपके बुक में भी था। आइए 2 मिनट देख लीजिए आप फटाफट, अच्छा लगेगा आपको। ये मैंने आपके आने से पहले निकाल दिया था। 19 डन ऑडिट कमिटी वी डिस्कस्ड। अब हमें 3 और कमिटी के बारे में पढ़ना है और उसके बाद आज नया चैप्टर शुरू करना है बेटा। ये देखिएगा क्या है अब 3 टॉपिक और जो पहले हम बता दें। पहला देखिए बेटा, व्हाइट बोर्ड की तरफ देखिए आप, स्क्रीन दिख रहा होगा बहुत बड़ा सा। विजिल मैकेनिज्म में आपको ये समझना है कि विजिल का मतलब होता क्या है। टू कीप एन आई, टू कीप एन आई, नज़र बनाए रखना। टू कीप एन आई, विजिल का मतलब होता है नज़र बनाए रखना। किसी व्यक्ति पे, किसी ट्रांजेक्शन पे, कोई भी चीज़ हो रही है उसके बारे में थोड़ी बहुत नज़र बनाए रखने को हम लोग विजिल कहते हैं। ए विजिल मैकेनिज्म इज फॉर्म फॉर द डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज हु मे रिपोर्ट जेन्यून कंसर्न्स। नॉट ऑल द कंपनीज बट ओनली प्रिस्क्राइब्ड वंस आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश विजिल मैकेनिज्म। यानी वीएम बनाने की जरूरत सभी कंपनियों के लिए नहीं है ना। द प्रोविजन कंटेंट इन सेक्शन 177 सब सेक्शन 9 और 10 एंड रूल 7 ऑफ कंपनीज एक्ट। मतलब कह रहा है कि 177 जो आपने पढ़ा था 1 से लेकर 8 तक तो ऑडिट कमेटी की है, और 9 और 10 जो सब सेक्शन है प्लस रूल 7 है वो बात करता है विजिल मैकेनिज्म का। विजिल मैकेनिज्म बनाने के लिए जो कंडीशंस हैं, है ना, विजिल मैकेनिज्म किन कंपनियों में बनाना चाहिए, इसके लिए मैं इतना ही आपको कहूँगा एक बार में समझने के लिए कि जिन कंपनियों को ऑडिट कमेटी बनाना होता है, पढ़े थे ना आप, जिन कंपनियों को ऑडिट कमेटी बनाना है उनको विजिल मैकेनिज्म भी बनाना है। क्योंकि ऑडिट कंपनियां को, है ना, ऑडिट कमेटी किसको किसको बनाना था आपको कल बताया था, सभी भाई बहनों को याद है। पहला था लिस्टेड कंपनी, पूरा वही याद है बेटा। दूसरा था पब्लिक कंपनी, याद है कि नहीं बेटा। ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग कर रखा है इन्होंने, क्या है जरा देख लेते हैं। रूल 7 के अनुसार
विच आर द कंपनीज विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। ऑब्वियस ही बात है, पब्लिक से डिपॉजिट कौन ले सकती है, जो पब्लिक कंपनियां हैं। और कंपनी विच हैज बोरोड मनी फ्रॉम बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन एक्सेस ऑफ 50 करोड़। अच्छा बेटा, आप में से कितने बच्चों को याद है ऑडिट कमेटी वाले, हाँ जी रवि थापा जी जुड़ गए हैं। थापा जी अभी आधा घंटे बाद हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, है ना, ये पुराना ही चैप्टर का चल रहा है। थापा जी हमारे बड़े अच्छे बच्चे हैं, इन्होंने हमसे कभी CPT की पढ़ाई की थी और आपका स्वागत है लाइव लेक्चर में, है ना दोस्तों। बाकी आप ऐप से तो देख ही रहे हैं, बट यहाँ भी देखने की कोशिश करिए। बेटे विजिल मैकेनिज्म से पहले बस थापा जी अगर आप चाहें तो 8:14 हो रहा है, करीबन आप 9 बजे जुड़िए हम लोगों के साथ। एक नए चैप्टर के साथ आज हम लोग शुरुआत करेंगे। ये ऐसे इसमें भी जुड़े रहिए ना, क्या दिक्कत है, आपको कुछ नुकसान थोड़े होना है ना, समझा ही दूंगा सारी बातें। यहाँ पे पर्पस ऑफ विजिल मैकेनिज्म का मेन पर्पस क्या है वो समझ लीजिए एक बेटा। विजिल मैकेनिज्म का मेन पर्पस है आपको सिंपली एक तरह से एक फैसिलिटी प्रोवाइड करना, जिससे अगर किसी भी एम्प्लॉय को या किसी भी डायरेक्टर को, कंपनी के डायरेक्टर्स को किसी भी तरह की कोई दूसरे एम्प्लॉय के बारे में, है ना बेटा, दूसरे एम्प्लॉय के बारे में या किसी दूसरे डायरेक्टर्स के बारे में कुछ कहना है, कोई जेन्युइन बात है, तो उस मैटर को प्रिस्क्राइब कर सकता है। रूल 7 जो दे रखा है, आप ये समझिए ना, आप लोगों ने छोटे इंटर लेवल पे वो पढ़ा था क्या, व्हिसल ब्लोअर। क्या होता है व्हिसल ब्लोअर? व्हिसल ब्लोअर कंपनी की इंटरनल इरेगुलरिटी को, है ना, जैसे मान लीजिए मैं एम्प्लॉय हूँ और आप मेरे सुपरवाइजर हैं और आप मेरे साथ कुछ गलत व्यवहार कर रहे हैं, तो मैं आपके खिलाफ डायरेक्ट बेटा मैं आपके ऊपर वाले ऑफिसर्स को कर सकता हूँ। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मैं डरता हूँ क्योंकि मैं आपकी शिकायत आपके ऊपर वाले ऑफिसर्स को करूँगा तो आप मेरे को टारगेट करेंगे और आप मेरे को परेशान करेंगे। तो विजिल मैकेनिज्म में एक बात ध्यान रखना है कि जो भी कोई बात आपको कंपनी के बारे में बताता है उसको हमें विजिल मैकेनिज्म ऐसा बनाना चाहिए कि कोई उसको हैरास ना कर सके, कोई उसको परेशान ना कर सके। थापा जी आप भी समझिए, कोशिश करिए समझने का, क्योंकि एक एक चीज़ समझ आएंगे तो आपका, है ना, मान लीजिए आप जुड़ गए हैं या सभी बच्चे जुड़ गए हैं, क्यों बेटा, निवांदन कुंवर साहब, अभिषेक कुमार कक्कर जी और हमारा वो बंसल और राखी, ये बच्चे जुड़े नहीं क्या अभी भी? फटाफट जुड़ो बेटा, है ना, सभी बच्चे जुड़े, है ना, फटाफट। और गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून तो भेजना चाहिए, उससे टीचर को अच्छा लगता है। खैर बेटे आप इतना समझो, विजिल मैकेनिज्म इज रिक्वायर्ड टू बी मेड। विजिल रिक्वायर्ड जो मैकेनिज्म है वो सभी कंपनियों के लिए जरूरी नहीं है, बड़ी कंपनियों के लिए जरूरी है, जो लिस्टेड कंपनी है उसके लिए जरूरी है, या फिर ऐसी कंपनी जो पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट की है। अब कितना डिपॉजिट एक्सेप्ट किया इसकी कोई लिमिट नहीं है, इसका मतलब आप 10 रुपया भी पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट किए हैं तो यू आर सपोज टू क्रिएट विजिल मैकेनिज्म। विजिल का मतलब अलर्ट रहना बेटा, इसमें कुछ नहीं है। कंपनी लॉ में एक फैसिलिटी बनाई गई कि कुछ खास कंपनियों को बेटा अपने यहाँ एक तरह से कमेटी बनानी होगी, जैसे ऑडिट कमेटी है वैसे ही ये है, लेकिन मैं इसको कमेटी नहीं कहूँगा, एक सिस्टम है। मैकेनिज्म इज अ सिस्टम, जिस सिस्टम में आप कोई भी बंदा, कोई भी एम्प्लॉय या कंपनी का कोई भी डायरेक्टर कंपनी में कुछ इरेगुलर हो रहा है, इलीगल हो रहा है, अनएथिकल हो रहा है, उसकी रिपोर्टिंग कर सकता है बिना डरे हुए। क्योंकि विजिल मैकेनिज्म में बेटा अगर डर कर कोई करे, है ना, तो फिर वहाँ पे फायदा नहीं होगा। तो आप इसको देखेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। विजिल मैकेनिज्म में एक लाइन लिखा है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन, बस 2 तो सब सेक्शन है ही, 177(9) और 177(10), द विजिल मैकेनिज्म शैल प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट सेफगार्ड अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ पर्सन हु यूज सच मैकेनिज्म। जिन लोगों ने विजिल मैकेनिज्म को यूज करके, प्रयोग करके कोई बात कंपनी में कुछ इरेगुलर हो रहा है या होने वाला है उसके बारे में बताया है, तो बेटा प्लीज प्लीज प्लीज, है ना, उसको आप हरास ना करें। एंड मेक प्रोविजन फॉर डायरेक्ट एक्सेस टू चेयरपर्सन ऑफ ऑडिट कमिटी इन अप्रोप्रिएट और एक्सेप्शनल केसेस। वाह बेटा, विजिल मैकेनिज्म में अगर आपको कोई बात कहनी है तो आप डायरेक्ट ऑडिट कमेटी के चेयरपर्सन को कह सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में आया तो जो मैं समझाना चाह रहा था वो आपको भी क्लियर होना चाहिए। ऑडिट कमेटी आपने बनाया है ना। विजिल मैकेनिज्म कोई कमेटी नहीं है, ये एक सिस्टम है भाई। थापा जी, अभिषेक कुमार, निवांदन कुंवर, प्रदुमन ध्यानी, विजय राघव, है ना, सभी बच्चे एक बार अपने टूटी फूटी भाषा में आप एक बार कम से कम इतना तो बताइए विजिल मैकेनिज्म क्या है।
क्या ये कमिटी है या सिस्टम है। दूसरा, इस कमिटी या सिस्टम का कौन यूज करेगा, क्या गवर्नमेंट यूज करेगी या इंटरनल लोग यूज करेंगे, किस लिए यूज करेंगे और कहाँ वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। आप चाहें तो इन सभी चीज़ों का जवाब YouTube लाइव टॉप चैट पे आप अपना शेयर कर सकते हैं, थोड़ा मेरे को बेनिफिट मिलता है। आगे देखिए बेटा, आगे एक पॉइंट और है ना बेटा, एक बार पहले समझ लेते हैं तब आप लोग देते रहिएगा जवाब। ये बहुत अच्छा दे रखा है यार, कमाल है जी। रूल 7 तो बहुत ही प्यारा है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विजिल मैकेनिज्म एंड रिपोर्टिंग, द प्रोविजन ऑफ रूल 7 इन द रिस्पेक्ट आर स्टेटेड एज यूजर्स ऑफ विजिल मैकेनिज्म। वाओ, अब बेटा डिटेल सिखा रहा है। हु कैन यूज विजिल मैकेनिज्म, कौन यूज कर सकता है, कंपनी का डायरेक्टर या कंपनी का एम्प्लॉई, है ना बेटा, ताकि वो अपनी जेन्युइन कंसर्न मतलब चिंता, है ना बेटा। अगर किसी भी डायरेक्टर या एम्प्लॉई को ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई जेन्युइन बात कंसर्न है तो उसको बता सकता है। दूसरा देखिए, कंपनीज हैविंग ऑडिट कमिटी, द कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी शैल ओवरसी द विजिल मैकेनिज्म, है ना। राखी बेटा जुड़ गई हैं, फटाफट जुड़िए। थ्रू द ऑडिट कमिटी एंड इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ कमिटी हैव कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन अ गिवन केस दे शुड रेक्यूज मतलब एब्सेंट, अलग कर लेना, सेपरेट कर लेना, है ना बेटा। राखी जी थोड़ा लेट हो गई, फटाफट जुड़िए। करें द कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी शैल ओवरसी द विजिल मैकेनिज्म थ्रू द ऑडिट कमिटी। मैं समझाया था ना, ऑडिट कमिटी वाला ही विजिल मैकेनिज्म को भी मॉनिटर करेगा। विजिल मैकेनिज्म कोई कमिटी नहीं है। विजिल मैकेनिज्म समझिए कि एक तरह से एक फैसिलिटी है जो एम्प्लॉय और डायरेक्टर्स के लिए उपलब्ध है। अगर उनको कंपनी में कुछ भी गड़बड़ लगता है और गड़बड़ होने के चांसेस लगते हैं तो डायरेक्टली चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमिटी तक अपनी बात बता सकते हैं। और ध्यान रखने की ज़रूरत है, यहाँ पे देखिए बेटा, अगर किसी मैटर में दिख रहा है बेटा, इस लाइन में एक बार और पढ़िए सेकेंड को, द कंपनीज विच आर रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन ऑडिट कमिटी शैल ओवरसी विजिल मैकेनिज्म थ्रू एन ऑडिट कमिटी एंड इफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ ऑडिट कमिटी have a conflict of interest in a given case they should recuse themselves and the others on the committee would deal with the matter on hand। मतलब कह रहा है कि अगर मान लीजिए विजिल ऑडिट कमेटी में आपने पढ़ा था ना, मिनिमम 3 मेंबर्स होने चाहिए और मेजोरिटी जो होने चाहिए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होना चाहिए। और मान लीजिए जो मेंबर्स हैं और कंप्लेंट किसी ऑडिट कमेटी के ही मेंबर के अगेंस्ट है तो उस मेंबर को विजिल मैकेनिज्म वाले बात पे बहस करते समय अपने आप को अलग कर लेना चाहिए, मतलब उनको एब्सेंट कर लेना चाहिए ऑडिट कमेटी से। नहीं तो बेटा जब आप सामने बैठे रहोगे तो हम कैसे आपके बारे में बात करेंगे। आगे देखते हैं, कंपनी हैविंग नो ऑडिट कमेटी। वाओ, अब बेटा बड़ा अच्छा लिखा है आपके बुक ने। कंपनी हैविंग नो ऑडिट कमेटी में क्या लिखा है, इन केस ऑफ अदर कंपनी जिनमें ऑडिट कमेटी बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि विजिल मैकेनिज्म बनाने की जो शर्तें हैं और जो ऑडिट कमेटी बनाने की शर्तें हैं दोनों सेम नहीं है। The board of directors shall nominate a director to play the role of audit committee। वाओ, अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है लेकिन विजिल मैकेनिज्म बना है। सर निवांधन जी ने बहुत अच्छा जवाब दिया। रवि भाई आप भी जुड़ते तो अच्छा लगता है ना। आप ये सोचो ना, एकदम फ्रेश टॉपिक है। आप ये सोचो ना बेटा कि विजिल मैकेनिज्म एक आपका सेक्शन है कंपनी एक्ट में, जो चैप्टर हम लोग इनका फिनिश कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद शुरू करेंगे अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजियल पर्सनल। अभी हम लोग चैप्टर नया शुरू करने वाले हैं, बट आइए पर एक बार खत्म कर लें इन बच्चों का। बहुत अच्छा निवांधन भाई, आपने कुछ तो लिखा। सभी बच्चों को लिखने के लिए मैंने बोला था, कुछ भी लिखेंगे ना तो आप ही का भला होगा। खैर थोड़ी देर बाद लिखिएगा। इन केस ऑफ कंपनी द BOD शैल नॉमिनेट ए डायरेक्टर टू प्ले द रोल ऑफ ऑडिट कमिटी। अगर किसी कंपनी में ऑडिट कमिटी बनाने की जरूरत नहीं है तो BOD में से किसी एक डायरेक्टर को नॉमिनी करा जाएगा कि भैया तू ही हमारा डीम्ड ऑडिट कमिटी है, तुम्हारे को ही विजिल मैकेनिज्म के कंप्लेंट्स को सुनना है, उसको रोकने की कोशिश करनी है, उसको सुधारने की कोशिश करनी है। अदर डायरेक्टर्स एंड एम्प्लॉइज में रिपोर्ट देयर कंसर्न टू सच नॉमिनेटेड डायरेक्टर। बहुत अच्छा लिखा है, मेरे को बड़ी खुशी होती है आप जैसे भाई बहनों का प्यार पाके। लास्ट में बेटा एडिक्वेट सेफगार्ड्स अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन का क्या मतलब है। अगर आपके खिलाफ अगर कोई जो भी रिपोर्टर है, रिपोर्टर कौन हो सकता है, हु इज एलिजिबल टू रिपोर्ट द अनएथिकल एक्टिविटी विच माइट हैपनिंग इन द ऑर्गेनाइजेशन और विच माइट हैपन इन द फ्यूचर, हु इज रिपोर्टिंग, एम्प्लॉई एंड डायरेक्टर।
और उनको बेटा यहाँ पे लिखा है एज स्टेटेड इन सेक्शन 177(10) द विजिल मैकेनिज्म शैल प्रोवाइड फॉर एडिक्वेट सेफगार्ड्स अगेंस्ट विक्टिमाइजेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड डायरेक्टर्स हु अवेल ऑफ इट, जो लोग इसकी फैसिलिटी को अवेल करते हैं, है ना बेटा, उनको परेशान कोई ना करे। वाह, अरे वही सब लिखा तो है यार, सब सेक्शन 10 आ गया दोबारा से। एक चीज कितनी बार लिखता है इंस्टीट्यूट अपना, ताकि बच्चा एक बार छूट जाए तो दोबारा भी कह रहा है एम्प्लॉय और डायरेक्टर जो एलिजिबल हैं विजिल मैकेनिज्म का यूज करने के लिए, वो डायरेक्टली पहुंच सकते हैं किसके पास, चेयरपर्सन के पास, ऑडिट कमेटी के पास, और ऑडिट कमेटी नहीं है तो नॉमिनेटेड डायरेक्टर के पास, जो ऑडिट कमेटी की भूमिका निभाता है। लेकिन प्लीज ध्यान दीजिएगा, चेयरमैन के पास डायरेक्ट मत पहुंचिए, आप अपनी मैटर बताइए ऑडिट कमेटी को, है ना। लास्ट है एक्शन अगेंस्ट रिपीटेड फ्रिवोलस कंप्लेंट्स। वाओ, ये बहुत अच्छा है। इसमें एक वर्ड है रिपीटेड। रिपीटेड का मतलब जैसे मैं टॉपर्स का एम्प्लॉय हूँ और मैं जैसे टॉपर्स का जो एक मान लीजिए कोई दूसरा एम्प्लॉय है, वो टॉपर्स के सामान का मिसयूज कर रहा है, टॉपर्स की कोई प्रॉपर्टी है और मेरे को एकदम पक्का सबूत है, तो और मेरा वो इमीडिएट बॉस है, तो मैं बेटा टॉपर्स में तो ऑडिट कमेटी होगा नहीं, हाँ ना, टॉपर्स में लेकिन विजिल मैकेनिज्म देना पड़ा, क्योंकि इसने मान लो टॉपर्स एक लिस्टेड कंपनी है, मान लो थोड़ी देर के लिए, या टॉपर्स एक ऐसी कंपनी है जो पब्लिक है और पब्लिक से डिपॉजिट ली है, या टॉपर्स एक ऐसी कंपनी है चाहे पब्लिक हो या प्राइवेट जिसके पास जो बोरोइंग है 50 करोड़ या उससे ज़्यादा है। तो बेटा अगर यहाँ पे क्या है लिख रहा है, इन केस ऑफ रिपीटेड फ्रिवोलस, फ्रिवोलस मतलब झूठे क्लेम, फॉल्स, फ्रिवोलस मीन्स फॉल्स क्लेम्स being filed by the director or employee, the audit committee or director nominated to play the role of audit committee। ये तो याद ही कर लीजिए, बोलिए मेरे साथ, अभी याद हो जाएगा। ऑडिट कमिटी और nominated director appointed to represent audit committee may take suitable action against the concerned director employee including reprimand। reprimand का मतलब आपको धमका के छोड़ना, है ना। reprimand मतलब वार्निंग देकर छोड़ा जा सकता है कि सर आपका हर बार जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो गलत हो रहा है, मुझे तो लग रहा है आप विजिल मैकेनिज्म का यूज ना करके मिसयूज कर रहे हैं या आपको समझ कम है ना। जैसे मान ली राजीव सर ने कंप्लेंट कर दिया कि कोई टॉपर्स का स्टाफ सामान की यहाँ से चोरी कर रहा है, लेकिन जब सीसीटीवी कैमरा खंगाला गया तो ऐसा कुछ नहीं निकला। ऐसा एक बार हुआ, 2 बार हुआ तो विजिल मैकेनिज्म को में कंप्लेन करने की फैसिलिटी है, लेकिन मुझे लगता है इस तरह से राजीव सिंह अपने पावर का मिसयूज कर रहे हैं। आगे देखिए, लास्ट है डिस्क्लोजर ऑफ डिटेल्स ऑफ विजिल मैकेनिज्म। विजिल मैकेनिज्म अगर आपकी कंपनी में है तो कौन कंप्लेंट कर सकता है, कहाँ कंप्लेंट हो सकती है और कैसे उसको कंप्लेंट को रिड्रेस किया जाएगा, इसको अपने वेबसाइट पे डिस्क्लोज करना है। इट इज इम्परेटिव फॉर द कंपनी टू डिस्क्लोज द डिटेल्स ऑफ द एस्टैब्लिशिंग ऑफ विजिल मैकेनिज्म ऑन द वेबसाइट ऑफ द कंपनी इफ एनी, तो नहीं लिखा है, एंड बोर्ड रिपोर्ट। इतनी बड़ी कंपनी है तो ऑब्वियस ही बात है इसका पास तो होगा ही। अब यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट देखिए, इम्परेटिव का मतलब डिजायर्ड। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, अब आपको कैसा लगा ये आप बताते तो मुझे अच्छा लगता, बहुत अच्छा लगा बेटा। अब आप बताइए, विजिल मैकेनिज्म में निवांधन कुंवर भाई ने लिखा था और हमारे थापा जी ने भी कुछ नहीं लिखा। चलिए अब थापा जी आप भी समझिए और सभी बच्चे एक साथ खुश होकर, है ना, विजिल मैकेनिज्म की बातों को निपटाते हैं। बेटा विजिल मैकेनिज्म के बातों में बहुत दम है, आप अगर समझें इसे तो विजिल मैकेनिज्म समझने के लिए 177 का सब सेक्शन 9 है, सब सेक्शन 10 है, 2 हो गया ना बेटा, प्लस एक चीज और समझना आपको, 177 9 10 और प्लस हमारे पास है रूल 7, है ना, रूल 7 भी है। बहुत अच्छा। तो सबसे पहले थोड़ा सा विजिल मैकेनिज्म की इन्होंने कोई परिभाषा तो नहीं दी है, लेकिन आप मुझे बताते तो अच्छा लगता है, क्योंकि आप ही बेटे, है ना, आप ही लोग सब कुछ हैं, आप ही के दम पे काम चलता है। सभी भाई बहन बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजिल मैकेनिज्म? इट इज अ सिस्टम ऑफ रिपोर्टिंग ऑफ अनएथिकल एक्टिविटी बीइंग ऑन द पार्ट ऑफ एनी पर्सन ऑफ द कंपनी which are either being practiced or may be practiced in future. It is reporting by the employees and director। ये internal reporting है। विजिल मैकेनिज्म का मतलब हुआ इंटरनल विस्लब्लोअर है। कोई हमारे पास ऐसा नहीं है मेरा बच्चा कि कोई बाहरी आदमी कंप्लेंट किया है,
हमारे ही अपने लोग हैं और हमने उनको एक तरह से फैसिलिटी बना रखा है कि अगर कंपनी में कुछ गलत होते हुए दिखे तो आप प्लीज़ मुंह ना बंद रखें, है ना, मुंह ना बंद रखें, बल्कि कोशिश करें कि आप कुछ बातों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप अगर इसको समझ जाएं तो फिर हम लोग आगे की भी एक बात को शुरू कर लेंगे। अगर आपको समझ में आ जाए तो अच्छा लगता है ना, नहीं समझेंगे तो बुरा लगता है। बेटा ये देखिए, यहाँ पे आपके नोट्स बुक से मैं जो देख रहा था उससे मैं आपको विजिल मैकेनिज्म की कुछ बातों को शेयर कराना जरूर चाहूँगा कि कैसे विजिल मैकेनिज्म काम करता है, कैसे काम नहीं करता है। ओके बेटा, सभी भाई बहन जुड़ गए हैं? जी बेटा। वेयर वी रिपोर्ट द मैटर विच इज इन जियोपार्डरी। अच्छा जी, वी वेयर रिपोर्ट द मैटर विच इज। अच्छा, रवि भाई भी अब जुड़ गए हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच मेरे भाई, आप जुड़ गए, इतना ही बहुत है भी अपने लिए। आइए सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत अच्छा लगता है जब आप बोलते हैं, है ना, और एक हल्की फुल्की बातों से हम लोगों ने बात किया था। चलो दोस्तों, रवि बिल्कुल हम लोग बेसिक से पढ़ते हैं, विजिल मैकेनिज्म भी जरूर पढ़िए। विजिल मैकेनिज्म इज नॉट डिफाइंड एनीवेयर। हाँ, किनको बनाना ये तो है, मीनिंग ऑफ विजिल मैकेनिज्म। ओके बेटा, कोशिश करिए, है ना, आपका समय कीमती है और एक एक सेकेंड का आप अच्छे से यूज करना सीखें। विजिल मैकेनिज्म, इट इज अ सिस्टम developed by prescribed companies by which, कॉपी लेके बैठा करिए सभी भाई बहन, लिखना बहुत जरूरी है। राखी, it is a system developed by prescribed companies by which the directors or employees may internally brought the unethical या irregular activity which is being practiced in। रटना सब नहीं होता, आप क्या पता लॉ में आप लोग सब कुछ रटते रहते हैं, गलत बात है। ये तो समझने वाला है, आपके दिल में उतर जाना चाहिए विजिल मैकेनिज्म। हाँ, मैं ये मानता हूं कि इसको किसको बनाना है विजिल मैकेनिज्म का सिस्टम, ये रटना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें लिमिट्स होते हैं कि ये बनाएगा ये नहीं बनाएगा। लेकिन अगर विजिल मैकेनिज्म क्या है, हाउ इट वर्क्स, अगर ये टीचर आपको लॉजिकली नहीं समझा पा रहा है तो ये टीचर की भी कमी है। बेटा ध्यान दीजिएगा, विजिल मैकेनिज्म में मैंने ये नहीं कहा कि लिमिट नहीं याद करना होगा, वो भी याद करा दूंगा मैं समझा के। ये देखिए, इरेगुलर एक्टिविटी विच इज बीइंग carried on in the company presently or may be carried on in future, or may be carried on in future। ये छोटा सा पॉइंट है बेटा, हल्का सा एक पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर किया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ विजिल मैकेनिज्म, ये है। अब आइए दोस्तों दूसरा पॉइंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विजिल मैकेनिज्म। ठीक बेटा, विजिल मैकेनिज्म किन कंपनियों में एस्टैब्लिश करना है? ये कमिटी नहीं है सर, ये केवल सिस्टम है। और अभी आपने उतने देर से पढ़ा, आधे घंटे से पढ़ रहे हैं कि इस सिस्टम का इस सिस्टम का जो दारोमदार है, द ड्यूटी टू
एग्जीक्यूट द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सिस्टम इज अपॉन द ऑडिट कमिटी, ऑडिट कमिटी के पास है। और इफ द कंपनी डजंट हैव ऑडिट कमिटी, तो देन BOD इज रिक्वायर्ड टू अपॉइंट एनी वन ऑफ द डायरेक्टर, नॉमिनेट एनी वन ऑफ द डायरेक्टर एज अ, है ना, एज अ ऑडिट कमिटी फॉर दिस पर्पस ओनली। ऑडिट कमिटी बनाने की कंडीशंस अलग हैं और विजिल मैकेनिज्म डेवलप करने की, एस्टैब्लिश करने की शर्तें अलग है। एस्टैब्लिशमेंट ऑफ विजिल मैकेनिज्म लिखिए बेटा रूल 7। अब बेटा ये रूल 7 किसका है थापा जी, ये आपका छूट गया है, बस अभी तुरंत शुरू हो जाएगा। ये देखिए, फॉलोइंग कंपनीज आर रिक्वायर्ड टू एस्टैब्लिश, जी बेटा, विजिल मैकेनिज्म, एस्टैब्लिश विजिल मैकेनिज्म पहला लिखिए, फर्स्ट लिखिए बेटा, जो 177 सबसेक्शन 8 से लिया गया है। इन्होंने कहा है, पहला लिखिए यहाँ पे लिस्टेड कंपनी। लिस्टेड कंपनी को तो बनाना ही बनाना है, उसमें आपको कुछ डरने की जरूरत नहीं है। लिस्टेड कंपनी, ए नंबर हो गया लिस्टेड कंपनी। और दूसरा लिखिए विजिल मैकेनिज्म किनको किनको बनाना है, रूल में लिखा हुआ है द कंपनी विच एक्सेप्ट डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक। अच्छा, कितना पब्लिक डिपॉजिट लिया है, अमाउंट नहीं है, विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। जी बेटा, प्रधुमन ध्यानी भी बहुत अच्छा लिखते हैं, द कंपनीज विच एक्सेप्ट, एस हटा दीजिए, डिपॉजिट्स फ्रॉम पब्लिक, है ना बेटा। अब बताइए, क्या आपके मन में, दिल में, है ना, जीवन भर के लिए याद नहीं हो गया है? लिमिट छोड़ दीजिए, कम से कम विजिल मैकेनिज्म तो याद हो गया ना। और ये मत सोचिए कि जिनको ऑडिट कमेटी बनाना है उनको एकदम मैंडेटरी है विजिल मैकेनिज्म बनाना। दोनों के कंडीशंस जो हैं वो अलग अलग दिख रहे हैं। लिस्टेड कंपनी, कंपनीज विच एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, और लास्ट है द कंपनीज, और लास्ट है बेटा, और द कंपनीज विच हैव बोरोइंग, विच हैव बोरोड मनी। इन्होंने बेटा कोई ऐसी कंपनी जिन्होंने पैसे उधार लिए हैं, बोरोड मनी फ्रॉम बैंक। किससे बेटा पैसा उधार लिया है? बैंक से, PFI से, बैंक एंड PFI, है ना, अलग अलग भी हो सकता है और कंबाइंड भी, इन एक्सेस ऑफ ₹50 करोड़। ये छोटा सा पॉइंट है, कुछ नहीं समझना आपको, बस ये एक लाइन आपको रटना है। फिर से बता दीजिए, आप तीसरा लिखिए। जी बेटा, आप फटाफट बताइए अदर पॉइंट्स अबाउट विजिल मैकेनिज्म। विजिल मैकेनिज्म के बारे में कुछ और बातें। आइए, सबसे पहली बात हम लोग ले लेते हैं। सबसे पहली बात, जी बेटा, हु इज एलिजिबल टू यूज द फैसिलिटी ऑफ विजिल मैकेनिज्म? इज एन आउटसाइडर इज एलिजिबल? इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, डेटर ऑफ द कंपनी इज एलिजिबल? आप सभी लोग जवाब दीजिए। हु इज एलिजिबल टू रिपोर्ट एनी irregular, illegal, unethical activity, transaction which is being practiced in the organization, company? कौन एलिजिबल है? फटाफट बता दीजिए। 1 ऐसे लिखिए, एलिजिबिलिटी, हु कैन अवेल दिस फैसिलिटी? इस फैसिलिटी का अवेल कौन कर सकता है? आपका मैं इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का। दूसरा, वेयर टू रिपोर्ट? सर आप बताइए, इंटरेक्टिव क्लास है, लाइव है ना, आप सभी भाई बहनों को बताइए। अदर पॉइंट्स अबाउट विजिल मैकेनिज्म, गोयल साहब, CMA वाले भाई बताइए बेटा, वैशाली जी, सभी बच्चे बताते चलिए। हु इज एलिजिबल, कौन एलिजिबल है, और वेयर टू रिपोर्ट, कहाँ रिपोर्ट करना है? मैं इंतजार कर रहा हूँ आपकी एलिजिबिलिटी के लिए। बहुत सिंपल है ये तो, आप लोग है ना
प्रमोद जी लिख दिए डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय, ऑब्वियस सी बात है, आपकी कंपनी के डायरेक्टर और एम्प्लॉय एलिजिबल हैं, बताइए बेटा। यस ग्रेट बेटे, डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय आर एलिजिबल। बोलेंगे ना तो घर पे दोबारा नहीं पढ़ना होगा, अभी आप यहीं पे रिवाइज कर करके 2 बार 4 बार समझ के जाइए, है ना। वेयर टू रिपोर्ट, द एलिजिबल पर्सन में रिपोर्ट हिज कंसर्न, धन्यवाद बेटा, हिज कंसर्न, कंसर्न मतलब ये चिंता, किस बात की चिंता, कि इलीगल ट्रांजैक्शन के बारे में, हिज कंसर्न टू द ऑडिट कमिटी और एनी डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय बीओडी। लिखना सर बहुत जरूरी है, एक बस खत्म करिए, भाई का भी शुरू कराना है नया टॉपिक आज। डायरेक्टर नॉमिनेटेड बाय बीओडी इफ, लेकिन डायरेक्टर को तब नॉमिनेट करने की झंझट आएगी इफ देयर इज नो audit committee in the company. The eligible person may report his concern to the audit committee। ठीक है बेटा, आगे देखिए। The eligible person may report his concern to the audit committee or any director nominated by BOD if there is no audit committee in the company। ध्यान देंगे बेटा, ये आपको समझना है। In case of emergency, the eligible person may report his concern। किसको बेटा अपना कंसर्न रिपोर्ट कर देगा, रिपोर्ट है ना भाई कक्कर जी, may report his concern directly to the, बोलिए किसको डायरेक्टली रिपोर्ट कर देगा, टू द चेयरमैन ऑफ ऑडिट कमिटी। ऑडिट कमिटी में जैसे जनरली चेयरमैन को थोड़े होगा, जैसे मान लीजिए आपको कोई कंप्लेंट करना है तो, या कोई बात बतानी है ऑडिट कमिटी को, तो ऑडिट कमिटी को सीधा उसका जो सेक्रेटरी है उस सब के पास जाता है, लेकिन ये कह रहा है कि कुछ केसेस में आप डायरेक्ट जा सकते हैं चेयरमैन के पास, है ना बेटा। ही इज कंसर्न डायरेक्टली टू द चेयरमैन ऑफ द ऑडिट कमिटी। बच्चे कहते अगर नहीं है तब, सर अगर नहीं है तो फिर नॉमिनी को ही बताएंगे, चाहे अर्जेंट हो या नॉट अर्जेंट हो। ऑडिट कमिटी, ग्रेट बेटा। एक लास्ट पॉइंट बता दीजिए, एक लास्ट पॉइंट बता दीजिए बेटा, ये 2 हो गए ना सर। तीसरा, प्रोविजन फॉर सेफ गार्ड। किसकी सेफ गार्ड, आप खाली बोलना सीखिए, ये सब लिखने का काम आप आराम से कर लेंगे, सिर्फ आप बोलना सीखिए। और अब भूलिए मत, अभी भी हम लोग बच्चे जैसे ही बात करें। सर बच्चे जैसी बात करने से एक तो एनर्जी बनी रहेगी और आपका जो टेंशन है वो कम होता जाएगा। प्रोविजन ऑफ सेफ गार्ड, बताइए विजिल मैकेनिज्म में खाली रिपोर्टिंग की फैसिलिटी होनी चाहिए या रिपोर्टर को प्रोटेक्ट करने का भी होना चाहिए, है ना बेटा। एडिक्वेट सेफ गार्ड उसको मिलना चाहिए। जैसे मेरे ऊपर कोई डायरेक्टर है और उसके ऊपर कंपनी में ऑडिट कमिटी है, समझने के लिए मेरा जो इमीडिएट बॉस है, मैं उसके खिलाफ कोई बात है ना अपने से भी ऊपर वाले बॉस को बताना चाहता हूं। अब आप सभी बच्चे बताइए ना कोशिश करके, सभी भाई बहन, कोशिश करने वालों की हार थोड़े होती है, करिए कोशिश करिए। थापा साहब आप भी कोशिश करिए, सभी बच्चे बताएंगे हमारे को प्रोविजन ऑफ सेफ गार्ड। व्हाइल एस्टैब्लिशिंग विजिल मैकेनिज्म, विजिल मैकेनिज्म there must be provision for, आप उसको जो विजिल मैकेन रिपोर्टर है उसको आप डिमोट नहीं कर सकते, उसको आप पनिश नहीं कर सकते,
उसको आप उसका नाम आप डिस्क्लोज नहीं कर सकते। ये भी हो सकता है कि जैसे जो बताया है कि ये कमी है, ये आदमी गलत कर रहा है, तो भगवान सर को मैंने बताया कि आपका जो स्टाफ है या डायरेक्टर है या कोई भी है, टीचर है, वो कुछ गलत कर रहा है इंटरनली, तो वो भगवान सर को ना चाहिए कि वो बेटा मेरा नाम सीक्रेट रखे। जैसे आप फिल्मों में देखते हैं, कोर्ट पूछता है कि इंस्पेक्टर साहब आपके पास से जवाब कहाँ से आता है, तो हम लोग इंडियन एविडेंस एक्ट पढ़ाते हैं, उसमें भी बताया है बेटा कि पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्मर की जानकारी देने की जरूरत नहीं है। अगर इन्फॉर्मर की जानकारी दे देंगे तो गुंडे लोग पुलिस इंस्पेक्टर को तो बाद में मारेंगे, पहले इन्फॉर्मर को मारेंगे। दोस्तों, व्हाइल एस्टैब्लिशिंग विजिल मैकेनिज्म देयर मस्ट बी प्रोविजन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ रिपोर्टर फ्रॉम विक्टिमाइजेशन। आप मेरा बॉस है ना, मेरे को अगर पता चल जाए कि इसी ने कान भरी है आगे, तो बेटा मेरे का जीना कहते ना दुश्वार कर देगा लास्ट, है ना बेटा। एक और है बेटा, बार बार जिन लोगों ने गलत दिया है ना बेटा, पेनाल्टी फॉर रिपीटेड फ्रिवोलस रिपोर्ट। ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट थे, लास्ट बता दीजिए। फ्रिवोलस का मतलब बताइए। फ्रिवोलस का मतलब सही, उचित, झूठे, गलत, फैब्रिकेटेड मीन्स ऐसी कुछ है नहीं, आपने अपने मन से बनाया भाई। परमजीत थापा साहब ये बताइए, अब आप बताइए पेनाल्टी फॉर रिपीटेड फ्रिवोलस रिपोर्ट में लिखेंगे आप। अगर छोटी सी बात समझ में आ जाए सभी भाई बहनों को तो अच्छा लगेगा। यहाँ पे लिखिए, ये आपके बुक लिखता है बेटा, आपके ICI का मैंने स्टडी मटेरियल का प्रिंट आउट कर रखा है। यहाँ पे लिखा है बेटा, इन केस ऑफ रिपीटेड मतलब बार बार, फ्रीक्वेंट फ्रिवोलस कंप्लेंट्स, ये खत्म हो गया बेटा, बाय रिपोर्टर द ऑडिट कमिटी और नॉमिनी डायरेक्टर। ऑडिट कमिटी नहीं है तो बोर्ड ने जिसको नॉमिनेट किया है कि सर आप ही को काम करना है फॉर द पर्पस ऑफ विजिल मैकेनिज्म, है ना, ऐसे इसका अपना भी बना देना चाहिए। लेकिन लगता है ये संस्थान जो है ऑर्गेनाइजेशन खर्चा बचाने के लिए, जो ऑडिट कमिटी उन्हीं को कहा कि आपको तो ऑडिटर के बारे में भी सोचना है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के बारे में भी सोचना है, साथ ही साथ थोड़ा बहुत विजिल मैकेनिज्म की भी ध्यान रखनी है। द ऑडिट कमिटी या नॉमिनी इन केस ऑफ रिपीटेड फ्रिवोलस कंप्लेंट्स बाय रिपोर्टर, द ऑडिट कमिटी ऑब्लिक नॉमिनी डायरेक्टर शैल टेक, जी बेटा, सुटेबल एक्शन। सुटेबल एक्शन मतलब अब आपको हटाया भी जा सकता है। अब यहां पे नहीं लिखा कि 1 करोड़ का पेनाल्टी लगेगा, क्या लगेगा, that has been left on the discretion of audit committee और nominee director, but action लिया जाएगा, that take shall suitable action as well as, हो सकता है आपको डिमोट कर दिया जाए, as well as reprimanding the reporter। अब इसी के लिए आप उदास हो रहे थे, आप किसी भी नोटबुक से आप पढ़ लीजिएगा। सर मैं ये नहीं कहता आप गलत पढ़ेंगे, बट आपको इससे अच्छा नॉलेज नहीं मिल सकता। ये मेरा विश्वास नहीं, ये आपका विश्वास होना चाहिए, मेहनत इतनी होनी चाहिए। विजिल मैकेनिज्म के साथ साथ अब आपका लास्ट के सेक्शन रह गए बेटे। हम लोग लास्ट में ना थोड़ी सी दिक्कत हो गई थी, नहीं तो लास्ट में ही खत्म हो गया था, शनिवार को ही खत्म हो जाता। और आज से हम लोग का टारगेट है नया टॉपिक अभी शुरू करने का। अभी 13 मिनट बाकी है हमारे टारगेट में, है ना, और लास्ट पोर्शन खत्म करने वाले हैं। ये आपने 20 नंबर पॉइंट पढ़ा, ये सभी भाई बहनों को समझ में आ गया हो तो एक बार थोड़ा आग लगाइए, मतलब आग लगाने मतलब एक यूट्यूब पे एक वो आपको जो भी समझ में आता लिख दीजिए। कंसेप्ट नंबर 20 के बाद लास्ट है 21, और 21 में कुछ नहीं है, अगर आप मेरी बात समझें तो
21 कहता है कि बड़ी बड़ी कंपनियों में, बड़े बड़े शहरों में होता है ना, वैसे बड़ी बड़ी कंपनियों में 2 और कमेटी बनाना है। एक तो है एनआरसी, एनआरसी का मतलब नहीं वो नेशनल रजिस्टर वाला नहीं है ना, फ्रिवोलस मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट, यस फ्रिवोलस मीन्स फॉल्स स्टेटमेंट है ना बेटा, यू आर मेकिंग सम स्टेटमेंट विच आर प्रूविंग रॉन्ग, जो आपने कंप्लेंट किए हैं। रवि भाई बहुत बहुत धन्यवाद, आप इंटरेक्ट करिए रवि भाई, आप पुरानी यादें ताज़ा करिए। लास्ट पॉइंट देखिए, एनआरसी की बात कर रहा था, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी। ये एक ऐसी कमेटी है जो बड़े बड़े लिस्टेड कंपनियों में बनाई जाती है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा। नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी में जनरली नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को ज़्यादा मौका मिलता है। एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव क्या होता है आप सभी को पता है। एग्जीक्यूटिव वो होता है ना बेटा, चूँकि नॉन रेमुनरेशन एग्जीक्यूटिव वो होता है जो फुल टाइम है, जैसे होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजिंग डायरेक्टर है ना बेटा, मैनेजर है ना बेटा, दीज आर कॉल्ड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या वर्किंग डायरेक्टर। प्रद्युमन ध्यानी जी आग लगा दिए भाई, ये लड़का बहुत ध्यान से सुनता है। सुनो ध्यानी भाई, 1 मिनट में एनआरसी सीखो, एनआरसी 1 मिनट में सीखना। एनआरसी इज रिक्वायर्ड टू बी कंस्टिट्यूटेड बाय nomination and remuneration committees required to be constituted by a specified class of listed companies. The main purpose of NRC is that non-executive director will fix the remuneration of executive director. Sir, executive director सैलरी किसको मिलती है? मैंने तो पढ़ाया नहीं है, चैप्टर 1 ही नहीं पढ़ा डायरेक्टर का, मैं सीधा बोर्ड मीटिंग से शुरू किया था और आज भी चैप्टर 1 नहीं पढ़ाऊंगा, अब मैं चैप्टर लास्ट पढ़ाऊंगा डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। खैर दोस्तों, व्हाट आई वांट टू से, एनआरसी में आप एक बार दिमाग में बात बैठाइए, सैलरी किसको मिलती है? एग्जीक्यूटिव को या नॉन एग्जीक्यूटिव को, फुल टाइम को या पार्ट टाइम को? कोशिश तो कर सकते हैं सर। जो पार्ट टाइम डायरेक्टर होता है ना, वो केवल कंसल्टेंसी देता है संस्थान को, वो एक्सपर्ट होता है सर, है ना, और उनको केवल मीटिंग में आने का सिटिंग फी मिलता है, मीटिंग में आने का सिटिंग फी मिलता है। लेकिन जो रेगुलर डायरेक्टर, जो होल टाइम डायरेक्टर्स होते हैं, उनको सिटिंग फी के साथ साथ आपको सैलरी भी मिलता है। तो दोस्तों एक लाइन में आप समझ सकते हैं कि नॉमिनेशन जो कमेटी है एनआरसी, नॉमिनेशन एंड रेमुनरेशन कमेटी, इसका 2 काम है। एक तो नॉमिनेट करना, नॉमिनेट मतलब सर्च करते रहना कि हम ही में से कौन कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है, हम में से कोई स्टाफ है वो अगर उसके भीतर पोटेंशियल है तो एनआरसी बेटा एक तरह से कह सकते हैं एचआर की तरह काम करता है। एनआरसी ये फ्यूचर या यूं कह लीजिए पोटेंशियल टैलेंट को ढूंढता है। आप बाद में बुक इस पढ़िएगा, पोटेंशियल टैलेंट को ढूंढता है और बीओडी को रिकमेंड करता है कि, और वो रिकमेंड करके कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये एम्प्लॉय जो है इस पर अगर 2 महीने 4 महीने काम किया जाए तो ये आदमी बहुत अच्छा डायरेक्टर बन सकता है, कैन बिकम एसेट्स। उसी तरह से किसी मैनेजिंग डायरेक्टर्स का रेमुनरेशन बढ़ाना है, उसके टर्म्स एंड कंडीशंस को रिवाइज करना है। मैनेजर कुछ होता है कंपनी जेटमेंट, वो जनरल मैनेजर की हम बात नहीं कर रहे हैं, आपको आज पढ़ाऊंगा सर, है ना। मैनेजर की सैलरी बढ़ानी या घटानी है, उसकी परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है, मैनेजर कैसा काम कर रहा है कंपनी में, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है। इवैल्यूएशन जो अप्रेजल होता है ना, ये सारा काम एनआरसी करता है। तो अगर आपको समझ में आए तो एनआरसी का सर जानते हैं, चैलेंज करो, चैलेंज सर ध्यान देना, सफल लोग वो होते हैं जो वो काम करते हैं जो असफल नहीं करना चाहते हैं। सफल तो भी व्यक्ति को काम बुरा ही लगता है। जैसे मान लीजिए मैं आपकी क्लास में 8 बजे आता हूँ तो भाई साहब हम 8 बजे थोड़े जगते होंगे, पहले जगते होंगे, तैयार होते होंगे, बैग तैयार करता हूँ क्योंकि इसके बाद मैं घर नहीं जाऊँगा बेटा, पूरे दिन अब इधर ही रहूँगा। तो दोस्तों थोड़ा मेहनत तो आपको भी करना होगा। बताइए, अभी हमारे सभी भाई लोग आज लेट से जुड़े थे, खैर कोई दिक्कत नहीं। मैं कहना चाह रहा था एनआरसी का कुछ पर्पस समझ में आया? क्या एनआरसी ऑडिट कमेटी की तरह है? क्या ये एनआरसी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन की जांच पड़ताल करता है या आइडेंटिफाई करता है पोटेंशियल वर्क पावर को? बड़े बड़े जो एम्प्लॉइज हैं, एमडी एक्सेट्रा, कौन बन सकता है? जैसे ऑडिट कमेटी ऑडिटर को ढूंढता है, एनआरसी बेटा मैनेजिंग डायरेक्टर को ढूंढता है और ये रिकमेंड करता है बीओडी को कि हाँ ये आदमी में कैलिबर है। दूसरा पॉइंट, ये सैलरी जो बढ़ाने घटाने की बात है, एम्प्लॉइज के एनुअल परफॉर्मेंस को चेक करने की बात है, ये एनआरसी करता है। एक है सर एसआरसी, आपको सर ये सब खाली कोड बोलते हो आप, स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी, ये मैं 1 मिनट में याद कर लूंगा, करा देता हूं बेटा। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी और एनआरसी में कोई रिलेशन ही नहीं है। ये सिर्फ दुर्भाग्य है हम सबका कि एनआरसी और एसआरसी एक साथ दिया है।
स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, आप बच्चों में से कुछ बच्चों ने लॉ, एथिक्स एंड कम्युनिकेशन पढ़ा होगा। स्टेक होल्डर का मतलब एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड इन द कंपनी, बट यहाँ पे स्टेक होल्डर को थोड़ा सा लिमिटेड वे में लिया गया है। जैसे मान लीजिए स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी का क्या काम है। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी पहले बनाना किनको है, ऐसी कंपनियां, ऐसी कोई भी कंपनी चाहे प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी के लिए आपकी कंपनी में अगर शेयर होल्डर की संख्या, डिबेंचर होल्डर की संख्या या अदर सिक्योरिटी होल्डर की संख्या है ना, अकेले अकेले या कंबाइंड रूप से 1000 से ज्यादा है, 1000 से ज्यादा है, तो ऐसी कंपनियों को स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी बनाना जरूरी है। साहब और कुछ समझ में ना आए है ना, वेस्टेड इंटरेस्ट है जिसका, वो स्टेक होल्डर होता है। दीपक शर्मा जी लिखते हैं वेस्टेड इंटरेस्ट है, जी बिल्कुल। लेकिन यहाँ पे क्या है, जैसे मान लो एसआरसी का क्या काम है सर, अगर कोई भी इन्वेस्टर कहता है कि जी हमें डिविडेंड नहीं मिला, डिविडेंड डिक्लेयर तो कंपनी ने की लेकिन डिविडेंड का कूपन नहीं मिला या हमें नोटिस ही नहीं मिलता है, तो उन कंपनियों के शेयर होल्डर्स पब्लिक को कंप्लेंट करें, आपके खिलाफ एनसीएलटी में जाएं, उससे तो अच्छा है कि आप इंटरनली एक मैकेनिज्म डेवलप करें। और बताइए, अब कुछ कुछ बच्चों के भीतर आग लगी है, बहुत बहुत धन्यवाद। एसआरसी क्या है, ये कंप्लेंट सुनता है, जैसे ट्रांसफर ट्रांसमिशन में डिले हो रहा है ना सर, पेनाल्टी तो लगेगी, लेकिन बात पेनाल्टी से नहीं है ना सर, मेरा तो डिले हो रहा है, आप पेनाल्टी लगेगी नहीं लगेगी वो बाद की बात है, बहस कर लेंगे। तो सर समझने वाली बात होती है। कंसेप्ट नंबर देखिए कौन सा है, 21, कमाल का कंसेप्ट है, मैं तो यही शब्द आपके लिए कहूँगा, सही में कमाल का कंसेप्ट है। कंसेप्ट नंबर 21 क्या है, ये कंसेप्ट 21 आप समझने की कोशिश करिए, जानने की कोशिश करिए हमारे सभी भाई बहने। कंसेप्ट 21 का नाम लिखिए, आज आप लोग हिला के रख दिए, एनआरसी एंड एसआरसी, वाव, एसआर के नहीं एसआरसी, सेक्शन 178 है, कमाल का एक कंसेप्ट है। और इसके भीतर जरूर कुछ ना कुछ तो रूल्स भी इसने बनाया ही होगा है ना, लेकिन इसमें मेरे को रूल कहीं दिख नहीं रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है बेटा, है ना बेटा, ध्यान दीजिएगा। कमाल कमाल के क्वेश्चंस आ रखे हैं एनआरसी और एसआरसी पे, है ना सर, एनआरसी और एसआरसी पे कमाल के क्वेश्चंस आ चुके हैं। अब हम लोग बेटा आपकी बुक से एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहेंगे, है ना। अच्छा, ये पनिशमेंट मैंने नहीं पढ़ाया, सॉरी बेटा। पनिशमेंट अगर आप ऑडिट कमेटी नहीं बनाते हैं या आपने जो आपका दूसरा कमेटी था वो नहीं बनाते हैं तो क्या होगा, आपकी बात समझने की है ना बेटा। एक था ना आपका ऑडिट कमेटी और दूसरा विजिल मैकेनिज्म आप एस्टेब्लिश नहीं करते हैं तो उसकी पेनाल्टी, तभी देख लेते हैं। ये आपका बुक भी कोई ख़राब थोड़े है बेटा, ये दुनिया के नोट से मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है, अपडेटेड है और इससे कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमारे पास सर ने, है ना, हमारे स्टडी मटेरियल से भी एक एक चीज़ को सिखाया है और लिखाया तो है ही छोटे शब्दों में। सभी भाई बहनें देखेंगे एनआरसी का फुल फॉर्म क्या है, सब लोग बोलिए, आप अपने मन में नहीं दिल से बोलिए, अकेले अगर रूम में हैं और मेरी वीडियोस को देख रहे हैं। सर, एनआरसी रिकमेंड द नेम ऑफ इफिशिएंट एंड इफेक्टिव एम्प्लॉइज हु विल इनहांस द परफॉर्मेंस। वाह बेटा, ये ऐसे ही लैंग्वेज चाहिए बेटा इंस्टीट्यूट को, है ना। एनआरसी का लॉजिक समझने के बाद थोड़ा बहुत याद करना होगा कि एनआरसी किनको बनाना है, बाकी तो बेटा कुछ नहीं करने दूंगा, आपको याद नहीं करने दूंगा। एनआरसी का क्या काम है देखते हैं। सब सेक्शन 1 to 4 ऑफ सेक्शन 178 एंड रूल 6 ऑफ कंपनीज मीटिंग ऑफ बोर्ड एंड पावर्स। ओ, फिर रूल 6 आ गया। रूल 6 तो ऑडिट कमेटी में भी था भाई, रूल 6 तो ऑडिट कमेटी में भी था, है ना बेटा। चलो कोई बात नहीं, रूल 6 ऑडिट कमेटी में मैंने देखा तो था आपको। ले डाउन द प्रोविजन रिस्पेक्ट ऑफ एनआरसी नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी एज अंडर। चलो सर देख लेते हैं, काहे को जल्दीबाजी करना। सर मेरे को समझ में आ गया, जिन कंपनियों को ऑडिट कमेटी बनानी है ना, जिन कंपनियों को ऑडिट कमेटी बनानी है उन्हीं कंपनियों को एनआरसी भी बनानी है। बट स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी के लिए वैसा कुछ नहीं है। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी में ये देखना है कि आपने स्टेक होल्डर की संख्या 1000 से ज़्यादा है कि नहीं। यहाँ पे समझते हैं फॉर्मेशन ऑफ नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, सेक्शन 178 सब सेक्शन 1 रीड विथ रूल 6 आ गया ना बेटा। रूल 6 ऑडिट कमेटी क्या है, थापा जी आपका छूट गया है ऑडिट कमेटी का, तब भी आप इंजॉय कर रहे हैं, खुशी बात होती है बेटा टीचर को। रीड विथ रूल 6 स्टेट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ एवरी लिस्टेड पब्लिक कंपनी, अरे वहीं सब बातें हैं, एंड सच कंपनीज विच आर कवर्ड अंडर रूल 4 ऑफ अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स AQD, इसका कोड होगा, अभी हमने पढ़ाया नहीं था।
रूल 2014 सेल कंस्टिट्यूट एनआरसी। चलो भाई कम से कम इतना तो हमारे भाई बहनों को समझ में आया कि है ना 178 का जो 1 है और 177 का जो 1 है, 177 का जो 1 है ऑडिट कमेटी का, वो ऑलमोस्ट उसकी लैंग्वेज सेम है और 4 तरह की कंपनियों को ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है और उन्हीं 4 कंपनियों को एनआरसी बनाना होगा। चलिए साहब मजा आ गया हो तो बताइए। पहला है कोई भी लिस्टेड पब्लिक कंपनी। सर इसका मैं आरटीपी देख रहा था आपके इंस्टीट्यूट का, एक आरटीपी देख रहा था, आरटीपी में दे रखा था बेटा, बड़ा अच्छा फंसा रखा था क्वेश्चन। मैं आप सभी भाई बहनों को क्वेश्चन देता हूं, आप सब लोग जरा जवाब दीजिएगा। सब लोग एक्टिवेट हो जाइए, पार्टिसिपेट करें। एवरी लिस्टेड कंपनी, दूसरा पब्लिक कंपनी प्लस जिसके पास पेड अप शेयर कैपिटल पीसी कितने करोड़ का हो, 10 करोड़ का, 10 करोड़ और मोर, है ना, जिसका टर्नओवर पब्लिक कंपनी, जिसका टर्नओवर यानी पब्लिक कंपनी प्लस टर्नओवर बेटा 100 करोड़ या उससे ज़्यादा, याद है कि नहीं, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज़्यादा। और ऐसी कोई भी पब्लिक कंपनी जिसके पास इन टोटल किसका लोन का, डिवेंचर्स का और डिपॉजिट्स का एक्सीड्स 50 करोड़, इसमें इक्वल नहीं है, इसमें 50 करोड़ है। अब आपसे मैं पूछता हूं, आप में से सभी बच्चे बहुत स्मार्ट हैं, आप भी मेरे को पता चल जाएगा। एवरीवन इज नाउ रेडी। एनआरसी किन कंपनियों को बनाना है? 4 कंपनियों को। पहला लिस्टेड कंपनी और बाकी 3 जो है, अच्छा लिस्टेड कोई कंपनी लिस्टेड है तो उसका पेड अप कैपिटल, उसका टर्नओवर या उसका जो एग्रीगेट बोरोइंग है, पब्लिक डिपॉजिट्स है ना, डिपॉजिट्स है, लोन है, ये नहीं चेक करना। अगर आप लिस्टेड हैं तो आपको सर ऑडिट कमिटी भी 177 में मैंडेटरी बनाना है और 178 में एनआरसी भी बनाना है। एनआरसी और ऑडिट कमिटी दोनों की जो बनाने की शर्तें हैं वो एक है मेरे बच्चा, है ना। अब सवाल उठता है, क्वेश्चन क्या था? हाँ जी थापा जी, आप सभी भाई बहनों से एक सवाल पूछता हूँ, दम है तो बताइएगा। नवंबर 19 का आरटीपी का है, एग्जाम का नहीं है सर। सर मैं बताता हूँ कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है ना। यहाँ पे सभी भाई बहनें एक बार बताइए, मई 15 में क्वेश्चन आ रखा है 4 नंबर का, है ना बेटा, ये भी क्वेश्चन पूछ रखा है ना बेटा, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन खैर कोई बात नहीं बेटे, यहाँ पे आइए ना हम समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन क्या था, सभी भाई बहन लिखिएगा 178। अभी बाद में हम लोग शुरू करेंगे टॉपिक को, सिर्फ मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूँ आपकी सोच को, पक्का सभी भाई बहनों के सोच को सिर्फ चैलेंज करना चाहता हूँ। सर ध्यान दीजिएगा, एम लिमिटेड कंपनी है सर, एम लिमिटेड हुज पेड अप कैपिटल, देखते हैं कितना दम है। आप सभी बच्चे दमदार तो हैं, लेकिन आप जगे हुए हैं कि नहीं। एम लिमिटेड हुज पेड अप कैपिटल वाज ₹4 करोड़, हैज इशूड राइट शेयर्स इन द रेशियो ऑफ, सर सुनिएगा 4 करोड़ है और इसने राइट शेयर इशू किया है, मतलब इसके पास एग्जिस्टिंग कैपिटल 4 करोड़ है। दिमाग की बत्ती जलाइएगा। 10, 20, 50 एंड पब्लिक लिस्टेड, वाह 10, 20, 50, ये क्या है बेटा? 20 तो नहीं है, पक्का नहीं है, 10, 50, 100 है सर, आपने गलत लिखा, थोड़ा सा सुधारिए। वाज ₹4 करोड़ हैज इशूड राइट शेयर्स इन द रेशियो ऑफ 1:1। सर आईसीआई का क्वेश्चन है और हम अपने भाई बहनों को, अच्छा गोयल साहब, तो 4 करोड़ का उसके पास एग्जिस्टिंग कैपिटल है और फिर राइट शेयर इशू किया 1:1 में, तो फिर 4 करोड़ और हो गया, यानी राइट आफ्टर राइट इशू इसका जो कैपिटल हो जाएगा 8 करोड़ हो जाएगा, यानी लेकिन कैपिटल तो 10 करोड़ चाहिए, 10 करोड़ पे बनाना है ना जी। टर्नओवर 100 करोड़ चाहिए और एग्रीगेट ऑफ लोन डिवेंचर्स जो है वो आपका 50 करोड़ से ज़्यादा चाहिए। थोड़ा पॉजिटिव सोचिए सर, माइंड, सर हम सबका माइंड इस बात को मानता है कि पहले आप मानते हैं कि नहीं, तब याद होगा। अगर आपको समझ में आ गई कि राजीव सर ने मेहनत करके हमारे दिल तक ये बात बता दी, तो ये कौन रोक सकता है सर? कोई नहीं। आपको तो सर इतना कैसे याद होगा? अरे कहाँ इतना है, आज तो 2 ही चीज पढ़ाया, ऑडिट कमिटी, एनआरसी, विजिल मैकेनिज्म, कौन सी बड़ी बात पढ़ा दी। आप लोग फ्यूचर को देखते हो यार, वर्तमान में जियो। अभी ये सोचो सर
कम से कम हमें इतना याद हो गया कि ऑडिट कमिटी और एनआरसी दोनों के कॉन्स्टिट्यूशन, दोनों को बनाने का जो रिक्वायरमेंट है वो कॉमन कंपनियों में, कॉमन बोले तो दोनों में ही 4 कंपनियां को रखा गया है, चारों में से लिस्टेड है, लिस्टेड में कुछ देखना ही नहीं है। आगे देखते हैं, इन द रेशियो ऑफ 1:1 द सेड कंपनी, सर ये क्वेश्चन है, इज लिस्टेड ऑन BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। सर एक क्वेश्चन है, वेदर द 4 नंबर का क्वेश्चन है, बताओ वेदर द कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट NRC अंडर सेक्शन 178 सब सेक्शन 1। सर कौन सा, ये तो CPT में बच्चा को थापा जी पढ़ाया जाता तो वो बता देता। बताइए सभी भाई बहनें, बताइए क्या इस कंपनी को बनाने की जरूरत है? आपको मैं आंसर दिखाऊं क्या? इसका आंसर मतलब वो बुक दिखाऊं क्या, चोरी करवाऊं क्या ओपन बुक से, है ना? क्या है बताइए, अभी बताया था ना NRC। सर अप्लीकेबल होगा NRC, क्यों होगा? इसका तो पेड अप कैपिटल 8 करोड़ ही होगा। निवांधन जी कहिए सर, वो 8 करोड़ होगा, 4 करोड़ पहले से था, 1:1 में 4 करोड़ और आया, 8 करोड़ होगा। लेकिन मैं कहता हूं कि ये कंपनी, ये भी तो लिखो है, ये क्या लिखा है, ये लिस्टेड है। कहाँ लिस्टेड है? BSE पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे। अगर लिस्टेड है तब तो कुछ देखने की जरूरत नहीं। हाँ है बेटा, तो ये चीज सीखना है ना बेटा। सिंस इट इज अ लिस्टेड कंपनी, है बेटा, in listed, it is a listed company, so as per section 178 subsection 1, read with rule 6, read with rule 6 याद रहेगा। आइए बेटा, rule 6, since it is a listed company, so as per section 178 1, read with rule 6, it is, जी बेटा, इट इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म ए NRC। अब खैर बेटा, ये तो शुरुआत था, मैंने इसलिए बताया कि ऐसे भी लोअर लेवल पे क्वेश्चन आ रहे हैं इंस्टीट्यूट से। और ये आया हुआ है सर MTP, RTP नहीं, मॉक टेस्ट पेपर नहीं होता, ये अप्रैल 2019 में इनका हुआ था, इसमें एक क्वेश्चन था। सर कितना अच्छा लगेगा। सर प्राइवेट लिस्टेड नहीं होनी चाहिए ना, या पब्लिक लिस्टेड? वाह, अरे बाबा, प्राइवेट कंपनी तो लिस्टेड होती ही नहीं, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स तो लिस्टेड हो नहीं सकते ना, केवल पब्लिक कंपनी लिस्टेड हो सकता है बेटा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर प्राइवेट लिस्टेड होनी चाहिए या पब्लिक लिस्टेड? मतलब समझा नहीं मैं आपकी बात। लिस्टेड का मतलब केवल पब्लिकली लिस्टेड होता है ना सर, और केवल पब्लिक कंपनी ही इसके शेयर्स लिस्टेड होते हैं और किसी कंपनी के शेयर लिस्टेड नहीं हो सकते। तो ये छोटा सा पॉइंट था जो हमने आपको बताया। चलिए अब सभी बच्चे हमारे खुश होकर जुड़ जाइए, और जुड़ने के बाद हम लोग आज की ये बातों को शुरू करें। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं, एक हैशटैग लगाते हैं पहले ऐसे, और हैशटैग ऐसे लगा के लिखेंगे आप, है ना? क्या लिखेंगे? हैशटैग लगा के ऐसे लिखिए। यहाँ पे क्या लिखेंगे आप? पहला लिखिए इसमें NRC, NRC लिखते हैं हम लोग। पहला हमारे पास NRC है। आइए दोस्तों, NRC में क्या लिखना है, क्या बातें हैं, ये आइए सभी भाई बहन समझते हैं। छूट गया हो तो बताइएगा। अच्छा, थ्रू प्राइवेट प्लेसमेंट, अच्छा जी ये पूछना चाह रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पे प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू अगर हुआ है तो भी बेटा लिस्ट कोई फर्क नहीं है ना, लिस्टेड होना चाहिए, चाहे है ना इवन इक्विटी शेयर्स ना लिस्टेड हो, आपके डिवेंचर्स लिस्टेड हो, वो भी हो सकता है ऐसे। लेकिन कहा जाता है पहले इक्विटी ही लिस्टेड होता है, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट बाद में लिस्टेड होगा, है ना बेटा। ये छोटा सा पॉइंट है। यहाँ पे आप सभी भाई बहनों को पहले ऐसे हैश लगाना है, और हैश लगा के आपने NRC लिखना था, जो आपने लिख दिया था। क्योंकि इसमें SRC है ना, तो डबल हैश लगा दूंगा। सबसे पहले लिखिए, बहुत आसान है सर,
178 में बहुत आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो ये बात है। एक छोटा सा लाइन और समझ लीजिए सर, जिन कंपनियों को मैं अब बिल्कुल, मेरे को बिल्कुल समझ में आ गया, आपको भी आना चाहिए, है ना, एकदम ये 177 जैसा है। जिन कंपनियों को ऑडिट कमेटी नहीं बनाना है, किन को नहीं बनाना है ना, रूल 4 ऑफ कंपनीज AQD रूल्स एंड देयर फॉर आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंस्टिट्यूट एन NRC कह रहा है फ्लोइंग अनलिस्टेड कंपनीज आर नॉट कवर्ड बाय रूल 4(1) ऑफ, अभी रूल 4 तो हमने नहीं पढ़ाया था, लेकिन रूल 6 पढ़ाया था इसी चैप्टर का, मूवी पावर का। बताइए बेटा, किनको किनको नहीं बनाना है? JV को नहीं बनाना है, WOS को नहीं बनाना है, डोरमेंट कंपनी को नहीं बनाना है, इनको NRC बनाने की जरूरत नहीं है। और आपने अगर याद किया हो तो इनको ऑडिट कमेटी भी बनाने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, अब कह रहा है इसका कॉन्स्टिट्यूशन की बात की समझाने की कोशिश कर रहा है ना। व्हेन ए कंपनी सीजेस टू कंस्टिट्यूट NRC, कब एक कंपनी को NRC बनाने की जरूरत नहीं है, आपने बना दिया है लेकिन आगे उसको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है। तो देखते हैं सर क्या लाइन इन्होंने बना रखा है ना बेटा, ये लाइन बना रखा है इन्होंने। ए कंपनी विच हैज ऑब्लिगेटेड टू कंस्टिट्यूट अ NRC shall not be required to constitute such committee if it ceases to fulfill any of 3 conditions relating to paid up share capital or any turnover or outstanding loan etc. as है ना for 3 consecutive years. It shall again be required to constitute NRC if it starts meeting any of such condition. कह रहा है कि अगर आप तीनों के तीनों कंडीशंस में से किसी में भी नहीं आ रहे लगातार 3 साल तक, तो आपने NRC जो बनाया था कमिटी उसको डिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन फ्यूचर में जब तीनों में से कोई भी एक या तीनों ही कंडीशन, सर सुनो ना, है ना, कब बनाने की जरूरत नहीं है या कब आपको कंटिन्यू करने की जरूरत नहीं है ना। NRC आपने बना लिया था, शुरू में आपके ऊपर अप्लीकेबल था, लेकिन अब आपका ना तो पेड अप कैपिटल वाली क्राइटेरिया मैच हो रही है ना बेटा। आप अनलिस्टेड कंपनी है ना सर, एक अनलिस्टेड कंपनी है, उसको NRC बनाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि अनलिस्टेड कंपनी को तब पड़ेगी ना जब उसका पेड अप कैपिटल या टर्नओवर या जो एग्रीगेट बोरोइंग है वो एक लिमिट से ज़्यादा हो, एक लिमिट के बराबर या उससे ज़्यादा। यहाँ पे 2 में बराबर है, इसमें ज़्यादा है, बराबर या ज़्यादा, इसमें खाली ज़्यादा है। अब सवाल उठता है कि 3 साल लगातार हो गए ना, हमारी पेड अप कैपिटल लिमिट से ज़्यादा है या बराबर है, ना हमारा टर्नओवर लिमिट से ज़्यादा या बराबर है, ना ही हमारा जो बी है, बी का मतलब जो बोरोइंग्स है एक्सेट्रा एग्रीगेट ऑफ बोरोइंग्स वो 50 करोड़ से ज़्यादा है, और 3 साल हो गए, तो सर अब हम चौथे साल में NRC को डिसॉल्व कर देंगे, कमिटी खत्म कर देंगे। दैट पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर ऑफ आउटस्टैंडिंग लोन एक्सेट्रा इज द केस लास्ट डेट ऑफ, वही बात है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो लास्ट उपलब्ध है उसके हिसाब से लेना है। अब एक लास्ट चूंकि आपने इसको खोला है तो यहाँ पे ये भी निपटा ही दीजिए कि इसमें कौन कौन लोग आएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्या लिखा है बेटा, NRC कॉन्स्टिट्यूट कैसे किया जाएगा। NRC shall consist of 3 और मोर। अच्छा, इसमें सारे के सारे डायरेक्टर नॉन एग्जीक्यूटिव है। कोई लॉजिक देगा NRC में? लॉजिक दीजिए, थापा भाई चले गए आप, लॉजिक दीजिए। NRC में खाली नॉन एग्जीक्यूटिव को क्यों रखा है? क्योंकि नॉन एग्जीक्यूटिव को सैलरी नहीं मिलता, नॉन एग्जीक्यूटिव को केवल सिटिंग भी मिलता है, और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर लाइक मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, मैनेजर को सैलरी मिलता है। तो बेटा ध्यान दीजिएगा, जो खुद सैलरी पा रहे हैं वो खुद अपनी सैलरी तय ना करें। जैसे प्रसाद बांटना होता है ना, भंडारे में कहीं पे पूजा होता है, अष्टजाम जिसको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे पूजा होती है तो वहाँ पे बादाम और प्रसाद बांटा जाता है। तो जो प्रसाद बांटने वाला होता है ना, वो जब प्रसाद बांट के थक जाता है और घर जाना चाहता है, कोई दूसरा बांटेगा तो खुद अपनी झोली में अपने से नहीं रख सकता प्रसाद, है ना, क्योंकि उससे लोगों को डाउट होगा कि इसने ज़्यादा रख लिए। इसलिए किसी इंडिपेंडेंट पर्सन जो दूसरा प्रसाद बांटने वाला आता है ना, उसको कहता है भाई थोड़ा हमें भी दे दो, हमें अब जल्दी घर जाना है ना दोस्तों। तो दोस्तों क्या है, जीवन भर याद रह सकता है, ऐसे याद करें तो, है ना बेटा। NRC में क्या लिखा है, 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होने चाहिए, आउट ऑफ विच नॉट लेस देन 1/2 शैल बी इंडिपेंडेंट। ये थोड़ा ऑडिट कमेटी से अलग हो गया, उसमें था 3 डायरेक्टर्स होने चाहिए और मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर ID होना चाहिए। मेजॉरिटी मतलब आधे से ज़्यादा, यहाँ पे है ना, नॉट लेस देन 1/2, तो ठीक तो है, ये भी वही कर दिया, 1/2 कम से कम आधा, है ना। जैसे अगर आपने 3 ही रखा है, 3 या चलो 4 रख लेते हैं, थोड़ा सा सही रहेगा,
4 है तो इसका 50%, 4 का 50% यानी हाफ जो है 2 आईडी होना चाहिए। आईडी बोले तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं बेटा, आगे हमारे पास इसमें क्या लिखा हुआ है। द चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी शैल नॉट चेयर सच कमिटी। जो नॉर्मल कंपनी का रेगुलर चेयरमैन है वो एनआरसी का चेयरमैन नहीं हो सकता, लेकिन उसको मेंबर बनाया जा सकता है ना, मेंबर बनाया जा सकता है बशर्ते, है ना, और उसको मेंबर बनाया जा सकता है चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव हो। मतलब कुल मिलाकर 3 तो कम से कम नॉन एग्जीक्यूटिव चाहिए, और चेयरपर्सन को भी आप रख सकते हैं, चेयरपर्सन ऑफ कंपनी को भी आप रख सकते हैं। अब एनआरसी का फंक्शन क्या है वो दे रखा है जी, है ना, फंक्शंस नीचे दे रखा है, क्या क्या फंक्शंस हैं ये दे रखा है ना, ये फंक्शंस है आपका, ये सब काम है किसको रखना है ना, और किन पैरामीटर्स पे है, यही है बेटा। द चेयरपर्सन ऑफ हिज एब्सेंस ऑफ अदर मेंबर कमिटी, सब लिखने की कोशिश किया है। इसके बाद लास्ट में स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी की बात है। तो हम लोग बात कर लेते हैं कैसे सीखा जाए इसको, ताकि आपको दिक्कत भी ना हो और फटाफट आपका कोर्स भी खत्म हो जाए। एनआरसी पहला लिखिए जी बेटा, एनआरसी किन कंपनियों के लिए जरूरी है, ध्यान दीजिएगा बेटा। मैंडेटरी, जी भाई, कॉन्स्टिट्यूशन, सेक्शन 178 सब सेक्शन 1 प्लस रूल 6, ये एमबीपी का है, मोबी पावर का, रूल 4 किसका, ऑफ कंपनीज, ये पढ़ाया नहीं है मैंने रूल 4 आपका। बेसिकली रूल 4 में जब जाएंगे ना AQD में, उसमें यह है कि किन कंपनियों को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना है। रूल 4 ऑफ कंपनीज अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, इसका भी तो हम लोग कोड बनाएंगे AQD रूल का, अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। खैर दोस्तों, सेम एज ऑडिट कमिटी, जैसा ऑडिट कमिटी बनाया था, जिन कंपनियों को ऑडिट कमिटी बनाना है उनको एकदम बनाना है ये भी एनआरसी। यहां पे लिखिए फ्लोइंग, अब बेटा हम उसको पहलिया थोड़े बुझाएंगे। फ्लोइंग companies are required to form audit committee. Following companies are required to form audit committee. इन कंपनियों की जरूरत है ना ऑडिट कमिटी बनाने की। Following companies are required to form audit committee, पहला लिखिए। तो ऑडिट कमेटी क्यों लिखेंगे सर, सॉरी एनआरसी आपको पहले से ही पता है। और लिस्टेड कंपनी बी आपको ये भी पता है, लिस्टेड कंपनी के बाद पब्लिक कंपनी प्लस पेड अप कैपिटल पीसी। 2 बार लिख दिया तो क्या हुआ, याद तो हो गया। कंपोजिशन लेकिन अलग है दोनों का। सी पब्लिक कंपनी प्लस पीसी, पब्लिक कंपनी प्लस टर्नओवर 10 करोड़ का पेड अप कैपिटल तो 100 करोड़ तो टर्नओवर हो। अरे 10 बार तो घुमाओ कैपिटल को। और डी पब्लिक कंपनी प्लस पीसी, पब्लिक कंपनी प्लस टीओ, पब्लिक कंपनी प्लस बोरोइंग, डिपॉजिट्स, लोन ग्रेटर देन ₹50 CR। इस तरह से आपको समझना है।
फ्लोइंग कंपनी आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म एनआरसी। इस तरह के ऊपर एक क्वेश्चन भी बनाया। अब आइए कंपोजिशन ऑफ एनआरसी। अभी आप पहले इस चीज को समझिए, कंपोजिशन ऑफ एनआरसी। साहब बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल है। कंपोजिशन ऑफ एनआरसी, जो नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमिटी है उसका क्या कंपोजिशन है यहाँ पे लिखिए। द कमिटी या दिस कमिटी, कमिटी तो बहुत है, दिस कमिटी शुड कंसिस्ट ऑफ, शुड कंसिस्ट ऑफ 3, मतलब एटलीस्ट 3 और मोर NEDs। NEDs का फुल फॉर्म होता है, एक होता है ED, एक होता है NED। NED का मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। नॉन एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या हुआ, जो केवल कंपनी में कंसल्टेंसी, केवल स्ट्रेटजी बनाते हैं, डे टू डे फंक्शनिंग में भाग नहीं लेते हैं। आपका जैसे मैंने बोला था ना, मैनेजिंग डायरेक्टर है ना बेटा, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, ये होल टाइम डायरेक्टर्स, ये केवल स्ट्रेटजी नहीं बनाते हैं बल्कि उस स्ट्रेटजी को, कंपनी की रणनीति को इम्प्लीमेंट भी करते हैं। दिस कमिटी शुड कंसिस्ट 3 और मोर NEDs। NEDs का मतलब नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, 3 या अधिक होने चाहिए नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, आउट ऑफ विच इंडिपेंडेंट। सर बहुत अच्छा रखा इन्होंने, जिनको सैलरी मिलता है उनको हमने इनमें मेंबर ही नहीं बनाया, जिनको रेम्युनरेशन मिलता है उनको हमने मेंबर ही नहीं बनाया। इन बेचारे जो NED है ना, उनको केवल सिटिंग फी मिलता है। दिस कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर NEDs आउट ऑफ विच है बेटा, आउट ऑफ विच, जिनमें से, दिस कमिटी शैल कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर NEDs आउट ऑफ विच, जिनमें से 1/2 बेटा आधा और मोर शैल बी ID। IDs मतलब बेटा, IDs मतलब बोले तो ID बोले तो शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ओके दोस्तों, शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये 2 पॉइंट हो गए। तीसरा देखिए, 2 पॉइंट मतलब इसमें 2 बातें हो गई। कह रहा है कंपनी का जो चेयरमैन है, जो नॉर्मल चेयरमैन है कंपनी का, वो चाहे तो एनआरसी में चेयरमैन बन सकता है ना, वो चाहे तो, सॉरी चेयरमैन नहीं बन सकता लेकिन मेंबर बन सकता है। चेयरपर्सन ऑफ कंपनी may be appointed as a member of the NRC but shall not chair such committee। चेयरपर्सन, अभी तो ऊपर बोल रहे हैं कि मेंबर्स जो भी होगा कमिटी का सब NED होना चाहिए, नॉन एग्जीक्यूटिव, लेकिन चेयरपर्सन ऑफ कंपनी इवन एग्जीक्यूटिव भी है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी है, तो भी बेटा वो इस NRC में मेंबर बन सकता है, लेकिन वो चेयर नहीं होल्ड कर सकता। चेयर मतलब वो कंडक्ट नहीं कर सकता चेयरमैनशिप के रूप में। चेयरपर्सन ऑफ company can be member of NRC whether such chair person is executive or नॉन एग्जीक्यूटिव। ठीक है बेटा, ये छोटा सा पॉइंट समझना है। चेयरपर्सन ऑफ कंपनी कैन बी मेंबर ऑफ एनआरसी, मेंबर हो सकता है चाहे वो एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव ही क्यों ना हो। बट अब कहेंगे सर तो कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ऊपर कह रहे हैं कि जो 3 मेंबर होगा। अरे बाबा, तो ये तो ऑप्शनल है ना, जो मिनिमम 3 चाहिए या उससे ज्यादा नॉर्मल मेंबर तो नॉन एग्जीक्यूटिव होने चाहिए, है ना बेटा। यस बेटा, यूट्यूब लॉ क्लास सत्येंद्र यादव जी, बहुत अच्छे बेटा, ध्यान दीजिएगा। फॉर और नॉन एग्जीक्यूटिव बट लिखिए बेटा, राम तिवारी जी हैं बेटा, बहुत अच्छा। और नॉन एग्जीक्यूटिव बट, एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव बट कांट बी चेयरमैन। कंपनी का चेयरमैन एनआरसी का चेयरमैन नहीं बन सकता। ऑलरेडी तुम चेयरमैन हो यार, कहाँ अपनी इज्जत, उतने पूरे कंपनी के चेयरमैन हो, कहाँ एनआरसी में आ गए।
कांट बी चेयरमैन ऑफ एनआरसी। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। आप सभी भाई बहनों का इतना प्यार बहुत है। तीसरा पॉइंट लिखिए एनआरसी के बारे में। बस आप सब ने इसको भी धज्जियाँ उड़ा दी। मेरे को मज़ा आया समझाकर कि एनआरसी और ऑडिट कमेटी दोनों की जो क्राइटेरिया है बनाने की, वो बिल्कुल बेटा क्या है आपका सेम टू सेम लगा मेरे को, है ना। हाँ, कंपोजिशन अपना अलग है। अगर एक बार आप देखना चाहें कंपोजिशन का तो 177 का भी मैं कंपोजिशन फिर से, है ना, एक टेबलर बना लिया जाएगा ना सर, कि एनआरसी में कैसे होगा, कौन किस में कंपोजिशन आएगा, है ना बेटा। आइए भाई सत्येंद्र यादव जी, गुड मॉर्निंग आपका, है ना। लास्ट में थर्ड पॉइंट की तरफ देखिए, फंक्शंस ऑफ एनआरसी। फंक्शंस ऑफ एनआरसी सेक्शन 178 का सब सेक्शन 2। क्या एनआरसी का फंक्शन है, हम अपने भाई बहनों को समझाने की कोशिश करें। फंक्शंस ऑफ एनआरसी, एनआरसी का क्या फंक्शन है, हम अपने भाई बहनों को समझाना चाहेंगे। भाई लोग थोड़ा सा आपको मैं आपको यहाँ से बुक से दिखाऊंगा, क्योंकि इसके बिना आपकी जानकारी अधूरी होगी। साहब एक बार फंक्शंस की तरफ देख लीजिए। एनआरसी का पहला फंक्शन है ना बेटा, फॉर्मुलेशन ऑफ क्राइटेरिया फॉर क्वालिफिकेशन, या कंपनी में डायरेक्टर या सीनियर लेवल एम्प्लॉय किनको रखा जाए, क्या क्वालिफिकेशन जरूरी है, व्हाट आर डिजायर्ड क्वालिफिकेशन, है ना, टू बी अपॉइंटेड एज अ, किस तरह के आपके भीतर देखना है बेटा, किस तरह का पॉजिटिव सकारात्मक एट्रीब्यूट्स मतलब क्वालिटीज होनी चाहिए, है ना बेटा। और इंडिपेंडेंसी, वाव। एनआरसी सर फॉर्मुलेट द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब शर्तों को, किन शर्तों पे, है ना, किन शर्तों से निर्धारित किया जाएगा, डिटरमाइनिंग क्वालिफिकेशन, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स एंड इंडिपेंडेंस ऑफ डायरेक्टर्स। पहला है बेटा कि डायरेक्टर्स की स्वतंत्रता, मतलब क्या, मतलब किन आधार पे आपको रखा जाएगा कंपनी में डायरेक्टर। आगे लिखा है एनआरसी शैल रिकमेंड द बीओडी अ पॉलिसी रिलेटिंग टू रेमुनरेशन। वही बात है, रेमुनरेशन पॉलिसी रिकमेंड करना। अच्छा, ये बना तो सकती है, लेकिन इसके द्वारा पॉलिसी बनाने के बाद भी वो लागू नहीं होगा, प्रोविजनली बना सकती है, फाइनल अप्रूवल तो बीओडी का ही होगा। जो आप पॉलिसी बना रहे हैं रेमुनरेशन की, अब इसमें यह भी दे रखा है कि रेमुनरेशन पॉलिसी बनाते समय एनआरसी को किन किन बातों का ध्यान रखना है, वो भी देखना है। वाव बेटा, इसका तीसरा काम है रिकमेंड करना। वाव बेटा, रिकमेंड करना, कुछ आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई व्यक्तियों को हु आर क्वालिफाइड टू बिकम डायरेक्टर्स एंड हु मे बी अपॉइंटेड इन सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट का क्या डिफिनीशन है, यहाँ दे रखा है सीनियर मैनेजमेंट। खैर बेटा, डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट मीन्स, senior management means personnel of the company who are members of its core management team excluding BOD। यानी आप डायरेक्टर नहीं है, सीनियर मैनेजमेंट का मतलब हुआ यू आर नॉट डायरेक्टर, फिर भी आपका मैनेजमेंट में कोर भूमिका है। जैसे आपको मैंने पढ़ाया नहीं है, सीईओ जो होता है, जरूरी नहीं है सीईओ के लिए डायरेक्टर होना, है ना। मैनेजर के लिए, कोई मैनेजर होता है उसके लिए भी डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है, फिर भी आपको कंपनी रखती है तो, है ना बेटा। उसके अलावा, है ना बेटा, एक चीज और लिखा है, ऑल मेंबर्स ऑफ मैनेजमेंट वन लेवल बिलो द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स इंक्लूडिंग द फंक्शनल हेड्स। फंक्शनल का मतलब क्या हुआ, फंक्शनल हेड्स मतलब जैसे प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, ये फंक्शन है बेटा, है ना। हम लोग दूसरे लेवल पे बच्चों को पढ़ाते हैं। संस्थान में ग्रुप होता है, ग्रुप के भीतर डिविजन्स होते हैं, बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, और डिवीजन के भीतर बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हर डिवीजन के फंक्शन कॉमन हो सकते हैं, है ना, लेकिन प्रोडक्ट बेटा अलग होता है। तो खैर ये कुछ समझाने की कोशिश किया है। तो बेटा आप समझ लीजिए कि ये डायरेक्टर्स के अपॉइंटमेंट, सीनियर मैनेजमेंट के अपॉइंटमेंट के लिए सिफारिश भी करता है, और किनको हटाया जा सकता है उनके बारे में बात करता है। सीनियर लेवल मैनेजमेंट में आपको थोड़ा सा याद करना होगा कि इसमें बीओडी को छोड़ कर लेना है, क्योंकि बीओडी ऑलरेडी मैनेजमेंट की परिभाषा में कवर्ड है। तो हमने सीनियर मैनेजमेंट में उनको रखा जो इवन वन लेयर बिलो है, वन लेवल बिलो है। वही लेवल मीन्स लेयर, है ना। जैसे मान लीजिए कि एक्स लिमिटेड है बेटा, और इसमें डायरेक्टर है मिस्टर एक्स, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। अब इसके नीचे जो कोई काम करता है उसको भी हम सीनियर मैनेजमेंट कहेंगे। जैसे मिस्टर एक्स के नीचे कोई काम करता है, और एक अलग कह रखा है ना बेटा, एक और कह रखा है कि फंक्शनल हेड्स, जैसे एक्स लिमिटेड है,
ये सीमेंट बनाती है, तो इसमें क्या क्या होगा, सीमेंट बनता होगा, सीमेंट की मार्केटिंग होती होगी, सीमेंट बनाने के लिए वर्कर्स रखे जाते होंगे, एचआर। तो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट का कोई फंक्शनल हेड होगा, मैन्युफैक्चरिंग एक फंक्शन है बेटा, मार्केटिंग एक फंक्शन होगा सीमेंट बनाने वाली कंपनी के लिए। तो फंक्शनल हेड को भी सीनियर मैनेजमेंट कह रखा है इन्होंने। फंक्शनल हेड मींस प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, इनका भी अपॉइंटमेंट एक्सेट्रा बेटा एनआरसी देखता है। बहुत बड़ी बात है, इसीलिए मैंने बोला था सीनियर लेवल एम्प्लॉइज, जिसको आपके बुक में फंक्शनल हेड दे रखा है। फंक्शनल हेड इज नथिंग बट सीनियर लेवल एम्प्लॉय। ये बेचारे पूरे डिवीजन के मालिक हो, ये पार्टिकुलर फंक्शन को कंसीडर करते हैं कंपनी में और उसको इम्प्लीमेंट करते होंगे। खैर दोस्तों, आगे लिखा है मैनर ऑफ इफेक्टिव इवेल्युएशन, ये तो कुछ और समझा रहा है ना। एनआरसी शैल स्पेसिफाई द मैनर ऑफ इफेक्टिव इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस, ये भी फंक्शन ही है ना बेटा। आपको कैसे परफॉर्मेंस मेजर किया जाए इसकी भी बात है। पैरामीटर्स फॉर फॉर्मुलेशन, ये तो कुछ और हो गया। कह रहा है कि एनआरसी जो है ना बेटा रेमुनरेशन कमिटी पॉलिसी बनाएगी, द एनआरसी वाइल फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी अंडर सेक्शन 178(3). 178(3) क्या है बेटा, है ना, ये देखो ना बेटा 178(3) में यही सब है ना, क्वालिफिकेशन के लिए रेमुनरेशन पॉलिसी बनाएगी, है ना बेटा। इन दोनों के लिए जब भी बनाएगी तो इन बातों का वो ध्यान रखेगी। किन किन बातों का, है ना, आप किसी का रेमुनरेशन तय कर रहे हैं तो उनमें किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे वो दे रखा है। तो आप उतना भी दूर ना जाएं, आप सिंपल शब्दों में समझिए, है ना। फंक्शंस ऑफ एनआरसी, पहला फंक्शन करिए बेटा। सब सेक्शन क्या लिखा था आपने, 2। सब सेक्शन 2 में 3 फंक्शंस दिए हैं, सब सेक्शन 3 में भी कुछ फंक्शंस हैं, दोनों को मिलाकर भी आप लिख सकते हैं। लेकिन एक बार प्लीज मेरे को लिखने दीजिएगा, फंक्शंस ऑफ एनआरसी। सर मैं फंक्शन 2 बार पढ़ाऊंगा, आपको उदास मत होइएगा। सब सेक्शन 2 में फंक्शन अलग है और 3 में अलग है, आप चाहें तो सबको एक साथ मर्ज भी कर सकते हो, तो अपने हाथ की बात है। फंक्शंस ऑफ एनआरसी लिखिए यहाँ पे, द एनआरसी सेल, पहला काम लिखा है, पहला फंक्शन है ना बेटा, सेल आइडेंटिफाई द पर्सन्स who are qualified to become directors. Identify the persons who are qualified to become directors. वाह बेटा। एंड आपके बुक का ये तीसरा पॉइंट होगा, एंड who may be appointed, जी बेटा, who may be appointed, जिनको अपॉइंट कर सकते हैं, appointed in senior management, who may be appointed in senior management. सेकेंड लिखिए बी, रिकमेंड। चलो पहले पता लगाओ, कोड बना लेंगे बेटा, है ना, पहले पता लगाओ। रिकमेंड द बीओडी, पहले पता लगाओ फिर रिकमेंड करो कि इनको अपॉइंट करना, हमने पता लगा लिया है। रिकमेंड द बीओडी with respect to appointment and removal of directors। कमाल के टॉपिक्स हैं, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स, अपॉइंटमेंट एंड रिमूवल ऑफ डायरेक्टर्स। और तीसरा, स्पेसिफाई द मैनर ऑफ इफेक्टिव इवैल्यूएशन। अच्छा, इवैल्यूएशन एसआरई, स्पेसिफाई। सर ये सब सेक्शन 2 के अनुसार है फंक्शन, सब सेक्शन 3 में भी फंक्शन ही है। आपको सर तो एक ही साथ लिख देता लॉ मेकर, अरे जाने दो ना, अलग अलग सेट ऑफ फंक्शंस हैं। स्पेसिफाई द मैनर
किस चीज का मैनर बेटा? तरीका फॉर इफेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ, specify the manner for effective evaluation of performance of board, specify the manner for effective evaluation of performance of board। अच्छा जी, its committee, ये तो पूरा बोर्ड का ही परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने का तरीका बता सकता है ना बेटा? सिर्फ लेकिन तरीका बताइए, आप करिए मत, या कहा जाए तो करिएगा भी। फॉर इफेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बोर्ड्स इट्स कमिटीज, कितने बच्चे बताएंगे? इट्स का मतलब बोर्ड का बच्चा है, कमिटी सब ग्रुप होता है, एंड इंडिविजुअल डायरेक्टर्स। वाह बेटा, ये फंक्शन हो गया 3। सुनिए, इसका कोड बना दीजिए, झूठा ही सही बोल दीजिए। ढूंढो, किसको ढूंढो? पर्सन्स को जिनको कंपनी में सीनियर लेवल मैनेजमेंट के रूप में रखा जा सकता है, या डायरेक्टर्स, उनको अपॉइंट करने के लिए रिकमेंड करो, हटाने के लिए रिकमेंड करो। और परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन ऑफ बोर्ड इट्स कमिटी, बोर्ड की कमिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसे ऑडिट कमिटी इज द पार्ट ऑफ बीओडी, ये सब करना है बेटा सत्येंद्र यादव जी। ये छोटी छोटी बातें इन्होंने ले रखा है। फॉर इफेक्टिव इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बीओडी इट्स कमिटीज एंड इंडिविजुअल डायरेक्टर्स, ये छोटा छोटा पॉइंट है जो हमने आपके साथ शेयर किया। अब आपको फिर से लिखना है मोर फंक्शंस, है ना? फंक्शंस ऑफ एनआरसी हो गया ना, अब फिर लिखिए, थोड़ा सा ये सब सेक्शन वाइज हो गया, घबराइए मत। अदर फंक्शंस ऑफ एनआरसी, ऐसे मजा नहीं आएगा ना। अदर फंक्शंस ऑफ एनआरसी 178 सबसेक्शन 3। ऊपर वाला भी फंक्शन था बेसिक फंक्शंस, और ये अदर फंक्शंस, एक्स्ट्रा एडिशनल फंक्शंस ऑफ एनआरसी, अदर फंक्शंस ऑफ एनआरसी। पहला लिखिए, द एनआरसी शैल क्या करेगा बेटा? शैल फॉर्मुलेट द क्राइटेरिया the NRC shall formulate the criteria for determining qualification। ये क्राइटेरिया बनाएगा बेटा, और आगे पढ़ेंगे कि क्राइटेरिया बनाते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना है ना? क्या बेटा सभी मैनेजर के लिए एक ही जैसे क्वालिफिकेशन हो सकते हैं? नहीं, कौन किस लेवल पे काम करेगा, किसको कितना सैलरी मिलेगा, उसके आधार पे हम एलिजिबिलिटी भी तय करेंगे। ए फॉर्मुलेट द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग, सही से लिखिएगा बेटा, MIN, ठीक है जी, ING, क्वालिफिकेशन, पॉजिटिव एट्रीब्यूट्स and independence of directors। wow, determining qualification, positive attributes and independence of a director NRC shall formulate the criteria for determining qualification, positive attributes and independence of directors। मतलब एक डायरेक्टर के भीतर किस तरह के सकारात्मक क्वालिटीज होनी चाहिए, ये बात इन्होंने कहा है, छोटा सा पॉइंट है। और दूसरा है बेटा, वाव, रिकमेंड करना। अच्छा, मैं समझ गया बेटा, रिकमेंड
द एनआरसी शैल रिकमेंड टू द बीओडी, टू द बोर्ड ए पॉलिसी फॉर रेम्युनरेशन ऑफ, चलो रेम्युनरेशन आने लगा, अब अगला चैप्टर में रेम्युनरेशन भी पढ़ना हम लोगों को, 198 में रेम्युनरेशन, रेम्युनरेशन फॉर रेम्युनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स, केएमपी एंड अदर एम्प्लॉइज। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 5 फंक्शन हो गए, ज्यादा मत अभी रटिए, 5 फंक्शन मेरे को समझ में आ गया। कोड बना दीजिए पांचों को एक साथ मर्ज करके, पांचों को मर्ज करके कोड बना दीजिए मेरे लिए बच्चा, है ना। एनआरसी का पहला काम है आइडेंटिफाई करना पोटेंशियल टैलेंट को, दूसरा काम है अपॉइंटमेंट और रिमूवल को रिकमेंड करना, हटा नहीं सकता, ये सिर्फ रिकमेंड कर सकता है बीओडी को। तीसरा काम है सर, तीसरा काम है सर, तीसरा क्या काम है यार, मैं भी भूल गया, नहीं, हाँ, परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन का मेथड डेवलप करना, IRE। उसके अलावा अब क्वालिफिकेशन भी हो गया, और रेम्युनरेशन पॉलिसी, कुछ कोड बनाइए ना बेटा, रेम्युनरेशन पॉलिसी, है ना बेटा, रेम्युनरेशन पॉलिसी भी डेवलप करने का इसका काम है। तो इस तरह से आप देखें तो इसके बहुत सारे काम निकट के आ रहे हैं। क्या क्या काम हो गया, फिर भी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। बताइए फंक्शंस ऑफ एनआरसी, एनआरसी का क्या क्या काम है। पहला देखिए, आइडेंटिफाई द पर्सन्स हु आर क्वालिफाइड टू बिकम डायरेक्टर्स, है ना, रिकमेंड द बीओडी, बीओडी को रिकमेंड करना, स्पेसिफाई द मैनर, और ये सब चीज़ें हैं। आगे भी हमारे पास कुछ कुछ लिखा हुआ है, किसी भाई को कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। बेटे ये काम है, बस इसी काम के पीछे ये आदमी इतना खड़ा रहता है, परेशान रहता है। और सुनिएगा सर, रेम्युनरेशन कमेटी जो पॉलिसी बनाती है ना, इसके लिए जो पॉलिसी, अच्छा फर्क है सर, वाह, ये जो रेम्युनरेशन पॉलिसी बनाएगी उसको क्या क्या ध्यान में रखेगी, एक नोट के तौर पे लिखिए, इसके भीतर ही नोट के तौर पे लिखिए, इसके भीतर ही, है ना, क्या है, मैटर्स, सभी भाई लिखिएगा, टू बी कंसिडर्ड बाय, मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बाय, किसके द्वारा, किसके द्वारा बेटा, एनआरसी, व्हाइल फॉर्मुलेटिंग, हाँ जी शंभू यादव जी, व्हाइल फॉर्मुलेटिंग मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बाय एनआरसी व्हाइल फॉर्मुलेटिंग, क्या फॉर्मुलेट करते समय ये सीखिएगा, व्हाइल फॉर्मुलेटिंग रेम्युनरेशन पॉलिसी। ये थोड़ा टफ हो गया आपके लिए। वन ऑफ द फंक्शन of NRC is to formulate NRC remuneration policy for KMP। KMP means आपको KMP की परिभाषा नहीं पढ़ाया। KMP 51 नंबर चाबी लेकर घूमते हैं, 51 साल का होता है, की मैनेजर पर्सनल, ऐसे कोड बताऊंगा मैं, 51 नंबर का चाबी लेकर घूमता है। और मैनेजर जो है वो 53 साल का होता है, और मैनेजिंग डायरेक्टर 54 साल का होता है, और होल टाइम डायरेक्टर जो है वो 94% बात उसको पता है कंपनी का। मेरे पास कोड है, कभी नहीं भूलने दूंगा, KMP 51 है ना, 251, अभी कोड मैंने बना रखा है, उससे आपको फायदा होगा। मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बाय एनआरसी व्हाइल फॉर्मुलेटिंग रेम्युनरेशन पॉलिसी, रेम्युनरेशन पॉलिसी बनाते समय किन मैटर्स का, किन बातों का ध्यान रखना है, इसके लिए हम लोगों ने एक बात करनी है। सेक्शन देखिए, इसके लिए हम एक बात करनी है, उसका सेक्शन देखिए, पॉलिसी सेक्शन फटाफट समझते हैं क्या है। मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बाय एनआरसी व्हाइल फॉर्मुलेटिंग रेम्युनरेशन पॉलिसी, है ना, सेक्शन 178 का सब सेक्शन 4, सेक्शन 178 का सब सेक्शन 4। बस चूंकि सर ऊपर आया ना, ये पॉलिसी बनाता है रेम्युनरेशन पॉलिसी, तो रेम्युनरेशन पॉलिसी बनाते समय एनआरसी किन किन बातों को कंसीडर करेगी, किन बातों को मद्देनजर रखते हुए, है ना, एनआरसी बनाएगी रेम्युनरेशन पॉलिसी, उनमें से पहला है, फर्स्ट पॉइंट है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा, आपको भी अच्छा लगेगा। पहला पॉइंट है जी, हाँ जी राम तिवारी जी कैसे हैं मेरे भाई, है ना, बहुत अच्छा। ये देखिए पहला इसमें लिखा है, द लेवल एंड कंपोजिशन ऑफ रेम्युनरेशन इज रीजनेबल एंड सफिशिएंट। वाओ, रेम्युनरेशन पॉलिसी बनाते समय
एनआरसी को ये ध्यान रखना चाहिए कि जो रेमुनरेशन का ब्रेकअप है, रेमुनरेशन में जैसे हाउस रेंट अलाउंस है, कार फैसिलिटी है, ये सब रेमुनरेशन का ही पार्ट है, परक्यूजिट्स जिसको कहते हैं सर, वो इतना होना चाहिए सफिशिएंट जिससे टैलेंटेड लोग आ सके। ऐसा ना हो कि इतना कंजूसी में एनआरसी ने रेमुनरेशन तय किया, इतना कम तय किया है कि उतने कम सैलरी पे टैलेंटेड एम्प्लॉइज को, टैलेंटेड मैनेजर को, टैलेंटेड मैनेजिंग डायरेक्टर्स को कंपनी में रख पाना संभव ही नहीं है। तो ये छोटा सा पॉइंट आपको समझना है। दूसरा लिखा है रिलेशनशिप ऑफ रेमुनरेशन टू परफॉर्मेंस इज क्लियर एंड मीट्स एप्रोप्रिएट परफॉर्मेंस बेंचमार्क। वाओ, रेमुनरेशन मतलब कुछ नहीं है बेटा, कह रहा है कि रेमुनरेशन कमिटी का, एनआरसी का काम है रेमुनरेशन पॉलिसी फ्रेम करना, लेकिन रेमुनरेशन पॉलिसी फ्रेम करते समय 3 बातों का ध्यान रखना है। पहला कि जो रेमुनरेशन आप सजेस्ट कर रहे हैं वो इतना होना चाहिए जो कम्पिटिटिव हो, मतलब मार्केट में उतना लोग दे रहे हैं या आप उसे थोड़ा ज़्यादा बताइए, तभी टैलेंटेड लोग आपकी कंपनी में आएंगे। दूसरा लिखा है कि आप अगर रेमुनरेशन पॉलिसी बना रहे हैं और उसमें ये कह रहे हैं कि रेमुनरेशन पॉलिसी को मेजर किया जाएगा एक बेंचमार्क से, जैसे मैं एक टीचर हूं, मेरे कोई टॉपर्स वाले ने कहा कि अगर आप यूट्यूब पे दिन भर में 5 वीडियो डालेंगे तो आपको इतना सैलरी मिलेगा, दिन भर में 2 डालेंगे तो इतना मिलेगा, नहीं डालेंगे तो नहीं मिलेगा। ये एक बेंचमार्क तय कर दिया, या इतने बच्चे लाइव में आ जाएंगे आपके पास, या इतने बच्चे आपका ऐप से वीडियोस खरीद लेंगे, या जो भी बात है ना। तो इस तरह की बातें हो सकती है, तो यहाँ पे समझने की जरूरत है ए नंबर पॉइंट क्या है। आइए दोस्तों, अंकुश जी यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो और तीसरा भी एक लिखा है रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर्स केएमपी एक्सेट्रा इन्वॉल्व्स अ बैलेंस बिटवीन फिक्स्ड एंड इंसेंटिव। वाओ, मतलब मजा आ गया सर गजब लिखता है। एनआरसी रेमुनरेशन पॉलिसी बनाएगा, पहला रेमुनरेशन पॉलिसी में आप वो सारी फैसिलिटी दो जो एक टैलेंटेड एम्प्लॉय को रखने के लिए जरूरी है। दूसरा जो क्या रेमुनरेशन को आप किसी बेंचमार्क से, किसी उनके जो वर्कर्स हैं उनके परफॉर्मेंस से रिलेट करा रहे हैं, तो बेंचमार्क क्लियर होना चाहिए, मतलब सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जैसे टॉपर्स वाले ने कहा कि आपका यूट्यूब पे जितने घंटे आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे पर आवर हम आपको 100 रुपये देंगे, है ना। अब बहुत अच्छा है, बेंचमार्क हो गया। अब कोई टीचर एक दिन में 10 घंटा रिकॉर्ड किया तो उसको 1000 रुपया मिलेगा पूरे दिन में, या कोई टीचर 2 घंटा किया तो 200 रुपया मिलेगा। सर इसमें बेंचमार्क तय हो गई। तीसरा लिखा है मजेदार लिखा है सर कि रेमुनरेशन पॉलिसी बनाते समय एनआरसी, आपको ये बात का ध्यान रखना है, रेमुनरेशन थोड़ा फिक्स भी करो और थोड़ा इंसेंटिव भी दो। फिक्स कितना होगा? 20,000 रुपया। मैनेजिंग डायरेक्टर का सैलरी फिक्स हो गया 20,000, एक जस्ट एग्जाम्पल दे रहा हूं। और प्लस कहा गया कि जितना कंपनी में प्रॉफिट होगा उसका 1%, है ना। आपने याद करेंगे रेमुनरेशन दोनों होना चाहिए, फिक्स्ड भी और थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी। फ्लेक्सिबल इसलिए कि आप घमंडी ना बन जाए कि कुछ हो या ना हो हमें तो 50,000 मिलेगा। मुझे लगता है ये बातें बेटा आपको भी शायद इतने अच्छे से नहीं समझ में आती। कभी भी आप भी HR बनिएगा तो ये तय करिएगा कि आपको कैसे मिलेगा सैलरी, ये ध्यान दीजिएगा बेटा। 3 मैटर्स ये कर लीजिए, 3 मैटर्स टू बी कंसिडर्ड, ये कर लीजिए, फिर ब्रेक ले लीजिएगा। तब तो ये खत्म नहीं हो पाया आज, है ना। SRC रह गया, स्टेक होल्डर्स रेमुनरेशन, बट ये मजा आया खूब अच्छे से। पहला देखिए, दूसरा देखिए। पहला, रेमुनरेशन शैल बी कॉम्पिटिटिव। वाओ, कॉम्पिटिटिव होना चाहिए झाजी, रेमुनरेशन शैल बी कॉम्पिटिटिव। competitive so that the company is in position to attract talented employees। ग्रेट बेटा। भाई रेमुनरेशन पॉलिसी बनाते समय आपकी फंक्शंस में और आसान कर दिया कि इन चीजों को ध्यान में रख के रेमुनरेशन पॉलिसी बनाना चाहिए। बी, इफ रेमुनरेशन इज रिलेटेड टू परफॉर्मेंस,
तो परफॉर्मेंस को मेजर करने का क्लियर बेंचमार्क होना चाहिए रिलेटेड टू परफॉर्मेंस, देन परफॉर्मेंस shall be capable of being clearly and accurately measured। बहुत सारी चीज़ों का मेजरमेंट नहीं हो सकता, जैसे क्वालिटी का राजीव सर पढ़ाएंगे, क्वालिटी कैसे मेजर करेंगे, थोड़ा मुश्किल है, टॉपर्स नहीं कर सकती, लेकिन कुछ चीज़ें मेजर कर सकती है, हो सकती है बेटा, कुछ चीज़ों को मेजर किया जा सकता है, आवर्स को, है ना, कितने घंटे आप काम किए इसको मेजर किया जा सकता है ना, बहुत तरीके, कितने आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर पाएँ, ये बहुत सारी बातें शैल बी कैपेबल ऑफ बीइंग क्लियरली मेजर्ड, है ना बेटे, परफॉर्मेंस कैपेबल ऑफ बीइंग क्लियरली मेजर्ड। और लास्ट रेम्युनरेशन शैल बी मिक्सचर ऑफ, जो रेम्युनरेशन है ना आपका वो मिक्स होना चाहिए, मिक्सचर होना चाहिए, रेम्युनरेशन शैल बी मिक्सचर ऑफ दो चीजों का, रेम्युनरेशन शैल बी मिक्सचर ऑफ, भाई दो चीजों का मिक्सचर होना चाहिए, फिक्स्ड सैलरी प्लस वेरिएबल इंसेंटिव्स। बेटा इन पढ़ाई को आप थ्योरेटिकल एग्जाम के लिए मत सोचिए, खाली आप ये सोचिए कि ये पढ़ाई कितना फायदा हमें करेगा जब हम लोग कभी, है ना, एनआरसी में बनेंगे, एनआरसी में हम लोग मेंबर बनेंगे, तो हमारे को आज से क्लियर हो गया कि मिक्सचर होना चाहिए। किसी को 50,000 सैलरी मत दो, उसको कहो 30,000 तो फिक्स है या 25,000 फिक्स है, और 25,000 जो है उसके लिए आपको मेहनत करना होगा। 25,000 तो हाथ पे हाथ भी रख के बैठे रहेंगे तो मिल जाएगा सर, दैट्स ग्रेट, है ना। 25,000 के वेरिएबल के बाद बेटा जो कट गया है वो इंसेंटिव्स है, आपको दिख तो रहा ही है, ये देखिए ना, INCENTIVES इंसेंटिव्स। ओके दोस्तों, आज हम लोग रुक जाते हैं, है ना जी बेटा, थैंक्स सर, क्लियर हो गया। ओके जी, महेश मीना जी, क्या हमारे बच्चों को क्लियर है एक एक चीज? ये हमारा भाई बहनों का प्यार था। अब बताइए लास्ट पॉइंट, आखिरी अभी क्लियर नहीं हुआ, आखिरी पॉइंट और है इसमें मेरा बच्चा, आखिरी पॉइंट, हाँ इतना ही है इसमें, इसके बाद ईच ऑफ कमिटी, हाँ ये इतना ही है बेटा, अब आप रहने दो, अब लास्ट क्लास में आना तो नया चैप्टर शुरू करना, ठीक है जी। लास्ट क्लास में एसआरसी अपने से पढ़ लो, क्योंकि अच्छा नहीं लगेगा। एसआरसी क्या है? स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी, मैं एक बार बोल देता हूँ ना, ताकि बेटा फिर नए बच्चे जुड़ना चाहते हैं ना बेटा, उनको बुरा लगेगा, आप समझते नहीं है भाई लोग, मेरी भी मजबूरी समझिए, है ना। आप लोग को तो है ना, आप लोग भी जुड़िए और पूरी वीडियोस देखने के लिए टॉपर से बात कीजिए, टॉपर्स वाले आपको ये पूरी वीडियो जो छूट गए हैं, है ना, ये सारे आपको मिल जाएगा, पूरे के पूरे वीडियोज, है ना। लास्ट है बेटा स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी, चूंकि ये लिख देता हूं ना, फिर आप कहेंगे सर वो अधूरा रह गया। अभी 10 मिनट तो नहीं, लेकिन 5 मिनट टाइम है, दूसरे सर आ जाते हैं, मैं सिर्फ 1 मिनट करके चला जाऊंगा। स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमिटी का जो मैं देख पा रहा हूं, इसके लिए है ना थोड़ा सा पढ़ लीजिए सर, फिर वो छूट जाएगा ना। बच्चे झूठ नहीं बोलना चाहिए ना, हमने आज कहा था से शुरू होगा, है ना। 7 और 8 मजा आ गया। अच्छा 7 और 8 कॉमन है, कॉमन बोले तो समझते रहिएगा, आप फाइनल के स्टूडेंट हैं, इतना तो आता ही होगा। कॉमन मीन्स कॉमन फॉर एनआरसी प्लस एसआरसी, नहीं समझे बात। सब सेक्शन 7 कहता है एनआरसी का चेयरमैन या एसआरसी का चेयरमैन बेटा जनरल मीटिंग में प्रेजेंट होगा, और 8 कहता है पेनाल्टी क्या लगेगा अगर आपने एनआरसी या एसआरसी नहीं बनाया तो। यानी कुल मिलाकर 7 और 8 कॉमन चीजें बताता है ना। 7 बताता है कि जो चेयरमैन है एनआरसी का या एसआरसी का वो प्रेजेंट होगा, है ना। प्रेजेंट इन, कहाँ प्रेजेंट होगा? बहुत सिंपल है सर, प्रेजेंट इन जो इसमें लिखा है ना बेटा। चेयरमैन अगर आप किसी कंपनी में एनआरसी या एसआरसी बनाना है तो ये प्रेजेंट इन जीएम होना ही चाहिए। और 8 जो है सर वो पेनाल्टी है, अगर आपने नहीं बनाया
तो क्या पेनाल्टी लगेगी। बच्चे बोलते क्या नहीं बनाया, अरे बाबा कॉमन लिखा ना, कॉमन बोले तो एसआरसी नहीं बनाया या एनआरसी नहीं बनाया या दोनों नहीं बनाया तो पेनाल्टी लगेगी। अब कहेंगे सर 5 और 6 क्या है, 5 कहता है सर, 5 कहता है सर, 5 और 6 सिंपल 2 बातें कहता है ना, कि एसआरसी किनको बनाना है और एसआरसी का फंक्शन क्या है। 6 कहता है फंक्शंस। अब इसे खत्म हो गया ना सर, क्यों आप अधूरा खींच के ले जाएंगे, मेरे को वीडियो कट करना पड़ेगा ऐप पे डालने के लिए, है कि नहीं। फंक्शंस, एनआरसी का फंक्शन क्या है, टू सोल्व द ग्रीवियंसेस, टू सोल्व द ग्रीवियंसेस। किसी भी मेंबर की कोई ग्रीवियंस है, किसी भी शेयर होल्डर की कोई ग्रीवियंसेस है, उसको सोल्व करना। और 178(5) क्या कहता है, बस इतना फास्ट तो कभी आपने नहीं पढ़ा है ना। 178(5) कहता है कि मोर देन 1000 हो तो बनाना पड़ेगा। अगर मोर देन 1000 आपके कंपनी में शेयर होल्डर्स है, मोर देन 1000 आपकी कंपनी में या तो शेयर होल्डर्स हैं या डिवेंचर होल्डर्स हैं या डिपॉजिट होल्डर हैं या डिवेंचर होल्डर्स हैं। आप भी ऐसे बनाइए ना सर, कभी कभी ऑक्टोपॉस भी बना देना चाहिए, ऐसे सर ने समझा दिया। डिवेंचर होल्डर्स है ना, यहाँ पे कॉमा लगने का मतलब एंड भी हो सकता है। बच्चे कहते हैं सर 500 शेयर होल्डर्स हैं किसी कंपनी में, अब प्राइवेट में तो 500 नहीं हो सकते ना, प्राइवेट में तो 200 हो सकता है। बट ऐसे समझिए कि प्राइवेट में कोई प्राइवेट कंपनी है, उसमें 150 शेयर होल्डर्स हैं और प्राइवेट कंपनी ने डिवेंचर्स लाखों लोगों को बेच रखा है, बेचा जा सकता है प्राइवेट प्लेसमेंट से। डिवेंचर्स प्राइवेटली तो बेच ही सकते हैं ना, मेंबर्स की लिमिट है ना 200, डिवेंचर होल्डर्स की कोई लिमिट नहीं है। एक प्राइवेट कंपनी में भी बहुत सारे डिवेंचर होल्डर हो सकते हैं। ये छोटा सा पॉइंट है। इससे क्या फायदा होगा, जब कल मिलेंगे थापा साहब, जब कल आप मिलेंगे तो आप सभी भाई बहनों को हम लोग नया चैप्टर शुरू करा पाएंगे, जो अगला चैप्टर है अपॉइंटमेंट, है ना सर, एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स। नहीं, अब इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा मैनेजरियल पर्सनल के बारे में। थैंक यू साहब, थैंक यू वेरी मच। आप इंजॉय करिए और गॉड ब्लेस यू। और सभी भाई बहने छुपे मत रहिए, महेश भाई आपको पहले से जवाब देना चाहिए था, है ना, गुड मॉर्निंग बोलना चाहिए था, फायदा लगता है ना, कौन कौन जुड़े हैं। ओके दोस्तों, ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा।